IIT, IIM, MIT हमेशा से प्लान था कि आपको इतना पढ़ाई करना है? Tell me about your journey early days. एक ही चीज आती थी, थोड़ी बहुत पढ़ाई, तो वो करते रहे। डॉक्टर त्रिलोचन शास्त्री एक MIT ग्रेजुएट और IIM बैंगलोर के फॉर्मर डीन हैं। आज फार्मवेदा, CCD और कई सारे किसान संगठन के द्वारा उन्होंने 44,000 किसानों को साथ जोड़ा है, जो आज 70% ज्यादा कमाकर 100% मुनाफा पा रहे हैं। आपने 44,000 किसान का आज कम्युनिटी बनाया है। वो पहले किसान को कन्विंस कैसे कर पाए एंड वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैं ये बोलता था, किनके पास पैसा है? किसान के पास पैसा है कि यहाँ पे जो मिलर्स हैं, फूड बिजनेस का धंधा करते हैं, कहते हैं सर पैसा तो उनके पास है, मेहनत कौन करता है? वो कहते हैं सर मेहनत तो हम करते हैं। तो मैंने कहा ये क्या न्याय है कि मेहनत आप करें और पैसा वो कमाए? हमने कहा कि तो अगर आपको समृद्ध होना है, संपन्न होना है, तो धंधा करना पड़ेगा। मानिए सर, मैं एक किसान हूँ जो मूंगफली का खेती या कोई भी खेती करता हूँ। एक रेगुलर मार्केट में अगर मुझे 10 रुपये मिल रहा है, तो ऐसे संगठन में जाके मुझे कितना एक्स्ट्रा इनकम मिल पाता है? तो उनका इनकम जो है हमारे हिसाब से 30 से लेकर 70% हर साल बढ़ता है। हम लगभग 44,000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं। 100 करोड़ का धंधा हो रहा है, हर साल मुनाफा कमाते हैं। और हम नहीं कमाते, किसान कमाते हैं। Why can't फार्मवेदा या CCD be the next अमूल? So actually मैं भी ये कहता हूँ, किसान हमारा भाई है, हम उसके साथ मिलके काम करेंगे, उसके साथ आंखों में आंखें मिलके काम करेंगे और उसकी कदर करेंगे। कहेंगे कि यार थोड़ा सा हम मदद करेंगे, मगर तू खुद कमा के तेरे को जो मजा आएगा, फिर आके मेरे घर में आके चाय पीना। तो वो हमारे पास साइकोलॉजी नहीं है। ये जो गरीबों की सेवा है ना, ये धंधा, ये सब बंद कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। दोस्तों, हमने कई लोगों को इस पॉडकास्ट पर होस्ट किया है, बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इस लेवल का एक्सपोजर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ग्राउंड लेवल वर्क का कॉम्बिनेशन शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं त्रिलोचन शास्त्री सर, जो कि IIM में एक रेनाउंड प्रोफेसर हैं। इन्होंने IIT में पढ़ाई किया है, IIM में MBA किया है, उसके बाद MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक PhD भी किया है। लेकिन ये सब करने के बाद आज वो अपने संस्था फार्मवेदा और CCD के द्वारा ग्राउंड लेवल पर किसानों का मदद कर रहे हैं, कोऑपरेटिव और FPO मॉडल्स के साथ। आज के एपिसोड में हमने इनका जर्नी, इनका ऑब्जेक्टिव समझने का कोशिश किया है। हमने समझा है कि एक कोऑपरेटिव या FPO कैसे काम करता है और कैसे बिना किसी प्रॉफिट के ये हज़ारों किसानों का मदद कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ाने में। बहुत ही ग्राउंड लेवल वाला एपिसोड है, बहुत ही प्रैक्टिकल एपिसोड है, और ये कोऑपरेटिव मॉडल, FPO मॉडल अगर हम समझ लें और इसे इम्प्लीमेंट करें हमारे देश में, तो हमारे देश में कृषि का भविष्य बदल सकता है। इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो पर लाइक बटन को क्लिक करिए, कमेंट करिए। ये छोटे जेस्चर से हमारे चैनल का रीच बहुत ज़्यादा बढ़ता है। प्रेजेंटिंग टू यू प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, ओनली ऑन एग्री टॉक। सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके टाइम के लिए। आई नो बहुत आप ट्रैवल करते हैं, वेरी बिजी शेड्यूल, सो आई अप्रिशिएट कि आज यू मेड टाइम फॉर दिस। कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, वेरी एक्साइटेड। आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ योर वीडियोस, एंड आपके जो एजुकेशन एक्colades हैं, आई थिंक यू आर प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड गेस्ट्स आई हैव एवर स्पोकन टू। IIT, IIM, MIT हमेशा से प्लान था कि आपको इतना पढ़ाई करना है, यू वांट टू स्टडी सो मच। टेल मी अबाउट योर जर्नी अर्ली डेज। एक ही चीज आती थी, थोड़ी बहुत पढ़ाई, अच्छा। तो वो करते रहे। हाँ। फिर बाद में सोचने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। हम्म। तो कभी कभी है ना, जैसे पढ़ाई में थोड़ी बहुत सक्सेस मिली तो दिल भर जाता है कि अब आगे क्या करने का है और क्या करेंगे। और बचपन से ये सोचता था कि लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हम्म। तो जब अपने करियर वाइज, एजुकेशन वाइज एक तरीके से संपन्न हो गए, तो हमने कहा कि दूसरों को भी संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। स्टार्टिंग से ये ख्याल आपके दिमाग में थी? IIT, IIM सबसे पहले? हाँ, तब भी था, मतलब मगर थोड़ा सा दबा हुआ था। क्यों?
अभी पढ़ाई लिखने और जवानी का जोश, मजे करो फ्रेंड्स के साथ, और क्या है। बस अमेरिका गए, अमेरिका में पढ़ाई की, अमेरिका घुमा। तो ये सब करने के बाद फिर मुझे लगा कि आगे क्या करना है। मुझे तो सब कुछ दिया है, अगर ईश्वर है तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो दूसरों का भी कुछ करना, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए बस। कब ये ख्याल आया, कॉलेज के बाद? नहीं, ये तो बचपन से था। बट वही कह रहा हूँ ना कि पहले खुद के लिए कुछ करो और फिर देखो कि हाँ सब कुछ मिल गया है। चलो वो पुराना ख्याल, बचपन का ख्याल याद आया कि हाँ भाई लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, कोशिश तो करना है। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है, बट मजा आता है इस काम में। आप सर मतलब इतने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, जो भी वो उस समय का एक्सपोजर था, मतलब आज हम टॉप ब्रेन्स जो हैं गूगल में हो कहीं भी हो, इन लोग सब इस यूनिवर्सिटी से आते हैं। वो जो IIT, IIM, MIT में सीख मिला आपको, आज भी आपको वो हेल्प करता है कि आपको लगता है नहीं वो एक एक्सपोजर था, अलग दुनिया था, ये एक अलग दुनिया है? नहीं, बहुत हेल्प करता है। देख, तो एक तो मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि एक तृप्ति हो जाती है कि भाई ये सब हमने करके देख लिया है, अब उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका भी देख लिया, MIT में भी पढ़ लिया। और दूसरी बात क्या है कि फिर लगता है कि एक तो भाई थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग क्या है ना कि इंफॉर्मेशन कुछ पढ़ने से दिमाग नहीं बनता है। दिमाग चलाने से दिमाग बनता है, सोचने से दिमाग बनता है, अच्छे लोगों से मिलके बात करने से, उनके आइडियाज से। तो दिमाग का जितना उपयोग करोगे उतना दिमाग बनता है, और दिमाग का तो उपयोग करना ही पड़ा है इस पढ़ाई में, तो उसका भी फायदा हुआ। और सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि खास तौर से जब मैं अमेरिका में MIT में गया, तो मैंने कहा यार ये सब भी लोग तो इंसान ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, दो पैर दो सर, और कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, कोई चाइनीज है, दुनिया भर के लोग हैं। और हमारे देश में भी इतने सारे लोग हैं, और बाहर MIT के बाहर भी मैंने अमेरिकन को देखा। तो मेरे को सबसे पहले बात यह समझ में आया कि हमारे देश के जो वासी हैं वो कई तरीकों से, हर एक तरीके से नहीं, कुछ तरीकों से उनसे भी बेहतर हैं। और हम किसी से कम नहीं बोलते हैं ना, तो क्यों नहीं एक बार देश जाके कुछ करें और लोगों को जोड़ें और हम सब मिलके कुछ काम करें। तो ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर, दूसरे दुनिया को देखने से, अगर आप गौर से देखेंगे और थोड़ा गहरे तरीके से देखेंगे, तो पहले ये समझ में आता है कि हाँ हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं, उधर भी कुछ कमियां हैं, मगर कोशिश करने से हम सब आगे मिलके बढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ाई और एक्सपोजर का ये फायदा तो हुआ है, ये नहीं कह सकता कि कुछ भी नहीं हुआ। और कई चीज़ें सीखते भी हैं, वो भी थोड़ा, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह, तो अब ये किसान संगठनों में तो उसका उपयोग तो करना ही पड़ता है। नहीं, मैंने सर मतलब लगभग 110 लोगों से मैं मिला हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और एक मतलब लर्निंग जो मुझे मिल रहा है कि जो भी ये US जाते हैं, जो भी टॉप कॉर्पोरेट्स में होते हैं, जो भी टॉप कॉलेज से पढ़ते हैं, उसमें से बहुत ही छोटी संख्या वापस आके एग्रीकल्चर में काम करते हैं, किसानों का मदद करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं अपने वेंचर्स के थ्रू। ये क्यों हो रहा है? मतलब जो भी हमारे टॉप ब्रेन्स हैं वो टेक्नोलॉजी दूसरे दिशा की तरफ क्यों जा रहे हैं और एग्रीकल्चर की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल शशि कुमार सर का हम बात कर रहे थे, ही इज़ वन ऑफ देम। ऑर्गेनिक मंडा, ही इज़ वन ऑफ देम। अभी मेरे एक दो और दोस्त हैं IIT छोड़ के दे स्टार्टिंग फार्मिंग। ऐसे स्टोरीज बहुत कम क्यों है हमारे देश में? ये अलग अलग, जैसे लोग का भिन्न रुचि, संस्कृत में बोलते हैं, लोगों की अलग अलग रुचि होती है। बट ज़्यादातर लोग बाबा आदम के ज़माने से वो स्वयं सेवक है। मेरा कहने का मतलब है कि वो अपनी अभिवृद्धि के लिए ही केवल काम करते हैं। तो कुछ लोग ये हैं जैसे जिनका आपने भी जिक्र किया, शशि सर। हाँ, शशि जी हैं, और कई अच्छे लोग हैं, वो जो कहते हैं कि भाई अब ठीक है यार, हमने को जो करना था हमने कर लिया। अब शशि जी भी विप्रो में काम कर रहे थे, अच्छी पोजीशन पे थे, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर के भी, सॉफ्टवेयर के। उन्होंने भी सोचा कि यार कुछ और करते हैं। तो ये है ना, वो एक पुराना हिंदी गाना है अलग से, वो बोला है, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तो जो लोगों के लिए साथ मिलके काम करने में जो मजा है, जो इन मौजों में डूबा, उन्हीं को समझ में आता है कि ये क्यों करना चाहिए। तो कुछ लोग समझ लेते हैं, तो उनको मजा आता है ऐसे काम करने में।
MIT आप कर लिए, PhD आई थिंक आपने वहां से किया। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट करियर, मैं जानना चाहता हूँ वो स्टोरी, एजुकेशन से फिर एग्रीकल्चर की तरफ। डे वन से थॉट तो था, बट वो जर्नी क्या थी आपकी? नहीं, ऐसा था कि MIT, वैसे इफ आई से इन इंग्लिश, इट वाज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब बिल्कुल दिमाग और जीवन का परिवर्तन हो गया वहाँ जाके कई तरीकों से। जैसे? एक तो मतलब कि मैं तो दंग हो गया कि दुनिया में इतने टॉप इंस्टीट्यूट भी हैं, मतलब कमाल का काम होता है वहाँ पे। मतलब बाथरूम जाओ तो बगल में एक कोई नोबेल लॉरिएट भी खड़ा होता है और उसको कोई पूछता नहीं है। तो वहाँ पे है ना, जैसे हम जी जी सर सर करते हैं, वो नहीं होता है। नहीं होता है। वहाँ पे लोग कदर करते हैं, बट दूसरे तरीके से, मतलब जी हजूरी करके, साष्टांग प्रणाम करके अपने आप को, मतलब सामने से प्रणाम और पीछे से गाली देना, ये सब जो वो होता नहीं है होता हिंदुस्तान, है। वो नहीं वहाँ पे वो। हम्म। मगर दूसरी बात क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो अमेरिकन में है, जो झाड़ू पोंछा भी लगाता है वो आंख में आंख मिला के बात करता है। हालांकि वही काम करता होगा, ऐसा नहीं है कि उसको कोई सर पे बिठाता है, बट मतलब प्रोफेसर को भी बॉब टॉम ऐसे करके बात करेगा। और यहाँ पे जब मैं आया, और अभी भी यही होता है कि जो झाड़ू पोंछा लगाता है, अगर आप जा रहे हैं तो वो साइड में जाकर खड़ा हो जाता है, यूं करके खड़ा हो जाता है। और जब तक, और अगर कोई देख नहीं रहा तो दूसरे लोग बोलते हैं, अरे साहब आ रहे हैं, हटो हटो हटो। तो ये जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, लोगों को वो मतलब एक नीचा दिखाना, नीचा तो नहीं, मैं कहता हूँ कि सेल्फ, लोगों को आदर देना, रेस्पेक्ट के साथ लोगों के साथ बर्ताव करना, थोड़ा सा हमको ये करना पड़ेगा अगर देश को आगे बढ़ना है तो ऐसे कई चीज़ें मैंने देखी। तो लाइफ ट्रांसफॉर्म, और पढ़ाई लिखाई में तो होता ही है कि भाई जो नॉलेज वहाँ पे गेन करते हैं। तो ये सब देखने के बाद वही सवाल होता है कि अब आगे क्या करें। तो मैंने देखा कि अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका में बहुत बढ़िया लोग हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी हैं और रिसर्च कर रहे हैं, कंपनीज बना दी हैं, पैसा भी बनाया है, अच्छी बात है। बट मुझे उन चीज़ों में रुचि नहीं थी। मैं ये सोचता कि इतना पैसा कमा के करेंगे क्या, मतलब फ़ायदा क्या है इसका। तो इसीलिए, और हमारा तो ये जन्मभूमि है, तो हम वापस आ गए इंडिया। और जैसे मैंने कहा कि बचपन से था कि कुछ तो करना चाहिए, तो फिर मैं 1 साल छुट्टी लेके मैं गांव घुमा। अच्छा, MIT के बाद? MIT के आते ही नहीं, MIT के आने के बाद मेरी माँ थी, मेरी नानी थी, मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो वो मेरे साथ रहते थे। फिर कुछ सालों के बाद मैंने 1 साल की छुट्टी लेके मैंने सोचा कि अब उम्र निकल रही है, तब मेरे बाल तुम्हारे रंग के थे। तो मैंने कहा कि बाल सफ़ेद होने के पहले कुछ तो करो यार, नहीं तो लाइफ वेस्ट हो जाएगा। तो 1 साल छुट्टी लेके मैं गांव घुमा, और मैंने देखा कि मैंने 3 कसम खा लिए थे। एक कि किसी प्रोफेसर या बुद्धिजीवी की राय नहीं लूँगा, क्योंकि वो केवल बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। दूसरा कि मैं लोगों से डायरेक्ट बात करूँगा, ये पेपर पढ़ना, ये रिसर्च करना, ये डेटा देखना, स्टैटिस्टिक, ये सब बकवास नहीं करने का है, क्योंकि वो मैं करता ही हूँ वैसे भी। तो गांव में जाके लोगों से डायरेक्टली बात करके उनसे समझना है। और तीसरी बात मैंने ये सोची कि ग्राउंड रियलिटी को समझते समझते हमको, जिन लोगों ने असली में काम किया है, तब मैं शशि कुमार जी को नहीं जानता था, बट और भी लोग हैं, हमारे कई गुरु हैं जो गांव में काम किए हैं। शशि राजगोपालन, रामा रेड्डी, विजय महाजन, वर्गीस कुरियन को भी मिला मैं। अच्छा। शांता सिन्हा, अरुणा रॉय, निखिल डे, कल जो मेरा दोस्त आ रहा है अभय, ऐसे मेरे बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं जो बढ़िया काम कर रहे थे। उनसे भी जाके मैंने सीखा कि भाई काम कैसे होता है। तो उनसे क्या सीखा कि किस भाव से और किस तरीके से लोगों के साथ काम करना है। खेती का तो वो मेरा व्यक्तिगत निर्णय था कि हमने सोचा था कि कोशिश तो, प्रयास तो ये होनी चाहिए कि बड़े पैमाने पे काम हो। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो संख्या के लोग हैं वो हैं किसान। अभी जब मैं आ रहा था, आपका जो ड्राइवर कृष्णा है, मैंने कहा आपके बाप दादा क्या करते थे? सर खेती करते थे। अभी आप बेंगलोर, होसूर, कहीं पे भी जाओ, जो आज जो ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर और जो
वेटर सब हैं, वो सब किसान ही है। करेक्ट। सो हमारे देश में तो सबसे ज़्यादा किसान है। तो इस काम का लक्ष्य हम ठीक से समझें। लक्ष्य क्या है कि संपन्न किसान, और तमिल में बोला, हम तमिलनाडु में है तो वेड़माण व्यवसायी, इसका मतलब संपन्न किसान। उसका मतलब सिंपलीफाई करके, हाँ, अगर उसको सिंपलीफाई करके संपन्न किसान मतलब उसकी खेती अच्छी हो, उसके पैसा भी आए, धन हो, परिवार अच्छा हो, बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य हो, संपन्न किसान। संपन्न तो नॉर्मल वर्ड है। करेक्ट करेक्ट। तो कन्नड़ा में उसको संपन्न रैता बोलते हैं, हम तेलुगु में संपन्न रैतु बोलते हैं, महाराष्ट्र में संपन्न शेतकरी बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग भाषाओं में, बट मतलब वही है। मतलब वही है। और हमने देखा कि अमूल जैसे बड़ी संस्था ने ये काम करके दिखाया है। तो मैं डॉक्टर कुरियन को भी मिलने गया था, वो थे, और उनका काम देख के, उनके बारे में पढ़ के, अमूल के बारे में पढ़ के मैं तब भी दंग था और अभी भी दंग हूँ कि इतना कमाल का काम हुआ। तो फिर हमने कहा कि यार ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, 2 पैर 2 सर, मतलब 2 हाथ और 1 सर, हमारे जैसे ही तो हैं, तो हम भी ये कोशिश करते हैं। तो हमने सोचा कि इन्होंने दूध पे काम किया, बट दूध के अलावा जो अलग अलग मतलब एग्रीकल्चर है, प्रोड्यूस, धान हुआ, गेहूं हुआ, मिलेट्स हुए, दाल हुआ वगैरह वगैरह, सोयाबीन, कपास, ये सब, इनके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे देश के ज़्यादातर लोग ये इसके ऊपर ही काम करते हैं। करेक्ट। तो बस यही था मकसद। फिर आपने डिसाइड कर लिया कि यही करना है? हाँ, हमने डिसाइड किया कि यही करना है। तो एक आपके बिहार के एक बहुत महात्मा थे जिन्होंने कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, गौतम बुद्ध ने कहा था। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। ये इनका एक सूत्र है, गौतम बुद्ध का एक सूत्र है। समझाइए सर ऑडियंस के लिए। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हम कौन समझाएंगे, तो गौतम बुद्ध ने बोला है। इसका मतलब है कि सबका भला हो, सब सुखी रहें, तो काम ऐसे करो। तो वो अपने शिष्यों को बोलते हैं, वो भिक्खु मतलब भिक्षु, काम ऐसा करो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, मतलब सबका भला हो और सबको सुख मिले। उस तरीके से, उस भावना से काम करो। तो इसीलिए हमने कहा, हम हैं तो हिंदुस्तानी, तो इस देश के वासी हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या के लोग हैं वो किसान हैं, तो किसानों के साथ काम करेंगे। तो यही सोच थी। समझ गए। आई थिंक अमूल का जो सक्सेस है उसका सबसे बड़ा कारण, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली किसानों का साथ आना, एक प्रॉपर बॉडी बनना, एफपीओ बनना, कोऑपरेटिव बनना, जो हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आज का एपिसोड से एक और उद्देश्य है कि सर, बहुत सारे लोग से मैं बात किया हूँ, इन्वेस्टर्स हों, फेमस लोग हों, चाहे कोई भी हो, सब लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर का भविष्य है एग्रीगेशन। मतलब आज भारत में ज़्यादातर किसान छोटे किसान हैं, अगर जब तक हम उनको साथ नहीं लाएंगे तब तक शायद उनके इनकम और भारत का कृषि आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अमूल का जो मॉडल है सर, आपके हिसाब से आज तक वो बाकी लोग रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाए दूसरे क्रॉप्स में? जैसे आज 5 करोड़ लगभग मार्जिनल फार्मर्स हैं हमारे देश में, एज पर माई रीडिंग। इनके लिए हम वो मॉडल क्यों नहीं रेप्लिकेट कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले क्या है कि जैसे आपने कहा ना कि लोगों को, किसानों को संगठित तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अकेला किसान क्या करेगा। अब जैसे अमूल है, अमूल के हम समझ लें, अमूल में हम दूध, दही, मक्खन, चीज़, आइसक्रीम इत्यादि हजारों, चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, अब विदेशों को भी बेच रहे हैं। अब अकेला किसान ये तो नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने एक तरीके से सब मिलके मालिक बन गए हैं, और उन्होंने एक धंधा या बिजनेस चालू किया जिसका नाम है अमूल, कलेक्टिव बिजनेस। एफपीओ इसी को कहते हैं, मोटा मोटा यही है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ही है, कि लोग मिलके एक धंधा चालू करें, किसान। तो ये बात तो आपकी सही है। अब दूसरा सवाल आपका था कि ये दूसरे जगहों पे क्यों नहीं चालू हुआ। अब इसके लिए बहुत लंबी चर्चा करनी पड़ेगी, मगर 2-3 चीज़ें। एक तो विटामिन एम, पैसा चाहिए। अब जैसे जब ये ऑपरेशन फ्लड जो डॉक्टर कुरियन ने चालू किया था 1970 या 75 पे, तो ऑपरेशन फ्लड मतलब वाइट रेवोल्यूशन, देश भर में को दूध में नहला दो तरीके से ऑपरेशन फ्लड। करेक्ट, सुना है, यस। तो उसके लिए पैसा चाहिए था, तो इधर उधर से, गवर्नमेंट से नहीं मिला। कुरियन साहब को 3,500 करोड़ मिले थे।
कहाँ से? कुछ वर्ल्ड बैंक से, कुछ यूरोपियन कमीशन का दूध उन्होंने बेच के उसका पैसा रखा, अलग अलग तरीकों से उनको पैसा मिला। और उनकी जो टीम थी उन्होंने 20 साल मिलके काम किया। अभी क्या कर रहे हैं, हम स्कीम बना रहे हैं। कोई मिनिस्टर आता है, कोई दूसरी पार्टी आती है, फिर कोई सेक्रेटरी एग्रीकल्चर आता है, वो एक नया स्कीम चालू कर देता है, फिर कोई आता है, फिर दूसरा स्कीम चालू कर देता है। ऐसे नहीं होता है, एक मिशन मोड में होना चाहिए। तो एक संस्था बनानी चाहिए जिसको हम बोलेंगे, जैसे NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ऐसे एक NFDB बनाना चाहिए, नेशनल फार्मर डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा, ऐसा भी कुछ है नहीं है। और उनको भी उस जमाने में 3,500 करोड़ थे, तो इस जमाने में वो 50,000 करोड़ होंगे। जो भी है वो पैसा लगा के एक टीम होना चाहिए जो अगले 10, 20, 25 साल इसी पे काम करे। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्टर और पॉलिटिक्स और ये वो क्या क्या स्कीम्स बनाते हैं, उससे नहीं होता है। नंबर 1 ये कारण ये है। दूसरा क्या है कि किसान केंद्रित होना चाहिए। ये स्कीम केंद्रित और लीडरशिप केंद्रित है। सरकार वही करती है जो उनको सबसे अच्छा दिखाए। हाँ, सरकार वही करती है जिससे कि हमको वोट मिलेगा और लोग कहेंगे वाह 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 तुमने कमाल कर दिया। अमूल की ताजुब की बात क्या है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को वाह वाह करने की जरूरत नहीं है। वो लोगों ने खुद किया, मिलके किया। हाँ, 1-2 लीडर थे, त्रिभुवन दास पटेल थे, कुरियन साहब तो थे ही, और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे 2, उन्होंने भी साइलेंटली सपोर्ट किया, बट उनका नाम कहीं नहीं आता है। नाम तो किसानों का ही आता है। तो किसान केंद्रित का मतलब यह है कि किसानों से, किसानों द्वारा, बाय द फार्मर, ऑफ द फार्मर और फॉर द फार्मर। उस ढांचे में स्कीम नहीं बनते हैं, वो करते नहीं है। अभी शायद कुछ सरकार तो FPO को प्रमोट कर रही है, सुनने को आया है। मगर वो FPO को प्रमोट कर रही है और उद्देश्य अच्छा है, लेकिन वो उसका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो वही पुराना है। ये फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, इसके इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, और छोटे छोटे बच्चों को पैदा किया है जो बनेंगे नहीं। अमूल एक हाथी है। आई थिंक क्या लगभग 80,000 एक अमूल है। एक नंदिनी डेयरी है बगल वाले स्टेट में, कर्नाटक में, वो भी 15,000 करोड़ का धंधा है, अच्छा चल रहा है। मगर हम कहते हैं कि उधर 300 का FPO बनाओ, उधर 3,000 का बना दो, हम 40,000। ऐसे नहीं होता है। एक मिशन, वो ये स्कीम ड्रिवन है एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट के रूल्स। अब गवर्नमेंट के उद्देश्य अच्छे हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, बट वो अपने उनके ढांचे में काम नहीं हो पाएगा। अब जैसे दिल्ली में मेट्रो बना, बहुत बढ़िया बना, वो मिस्टर श्रीधरन उन्होंने बनाया। तो उन्होंने सबसे पहले बोला, उन्होंने कहा कि साहब आप तो ग्रेट है, आपने रेलवे वेल बनाया, तो मैं दिल्ली का मेट्रो बनाइए। उन्होंने पहले कि ये सरकारी ढांचे में मैं नहीं काम करूंगा। तो ही नेगोशिएटेड बिफोर हैंड कि हम इस तरीके से काम, मतलब उन्होंने पैसा कुछ नहीं बनाया अपने लिए, काम के लिए, कि भाई जल्दी जल्दी डिसीजन हो, क्विक डिसीजन हो, ये हो वो, ये नहीं कि फाइल उधर गई है, उधर कमेटी में चली गई है, उधर मिनिस्टर को साइन करना है, ये सब नहीं चलेगा। इस ढांचे में हम काम करेंगे। तो दे अग्रीड। और कई लोग नाराज भी हैं कि उनको इतना पावर क्यों दिया। अब काम तो हो गया ना, मेट्रो तो चल रहा है। अभी हमारे यहाँ पे अब किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। बेंगलोर में सदियों से मेट्रो बने जा रहे हैं, क्योंकि वो पुराने ढांचे में है। तो FPO का भी जो कुरियन का ढांचा है, जो NDDB का ढांचा है, उसी ढांचे में ही बनेगा। ये सरकारी ढांचे में नहीं बन सकता है। प्राइवेट लेड होना चाहिए, बेसिकली आप कह रहे हैं। प्राइवेट मतलब, प्राइवेट के कई मतलब होते हैं। प्राइवेट सुनते ही कई लोग फन हो जाते हैं। किसान लेड, फार्मर लेड। सर, बहुत सारे यंगस्टर्स और बिगिनर्स मेरे चैनल में 18 से 24 साल की उम्र में देखते हैं ये पॉडकास्ट। उनके लिए सिंपल शब्दों में आप समझा सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, आपने वहाँ बहुत काम किया है, एक FPO या एक कोऑपरेटिव मॉडल होता क्या है एंड हाउ डज इट वर्क? देखो, ये जो FPO का जो मॉडल है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये सदियों से इंडिया में भी चल रहा है और विदेशों में भी चल रहा है। इंडिया में जो हम क्या हो गया है कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी ने उसको कंट्रोल कर लिया है। दूसरे देशों में जो अच्छा चल रहा है, वहाँ पे वही फॉर द फार्मर बाय द फार्मर ऑफ द, किसान के द्वारा ही होता है।
तो ये सबसे पहले ये समझें। तो अभी हमारा दिमाग में ये इतने जोर से घुसा हुआ है कि कोई आएगा, कोई समाज सेवक आएगा, कोई लीडर आएगा, कोई गवर्नमेंट स्कीम आएगी, वो गवर्नमेंट स्कीम से कुछ हो जाएगा। और किसान केवल दान का पात्र है कि भाई तू मेरे भला कर दे। किसान इज द ओनर, ही इज द बॉस। इन एन एफपीओ किसान मतलब मेजर बॉस होता है वहाँ पे। अभी जैसे अमूल में है, जो हम भी काम कर रहे हैं पिछले 20-25 साल से, किसान पैसा डालते हैं, अपना पैसा डालते हैं। अभी क्या है ना कि अभी आप ये यूथ की बात कर रहे हैं, अगर आप सड़क पे देखें कि कोई ऑटो चला रहा है और ऑटो खड़ी हुई है और वो उतर के उसके शीशे साफ कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये उसके खुद की गाड़ी है। और उस ऑटो में बैठ के तो वो चलाएगा, पद्धति से चलाएगा, पॉट होल्स को अवॉइड करेगा, ओनरशिप। हाँ, वो ठीक चलाएगा उसको, और उसने लोन भी ले रखा होगा बैंक से। और जो ड्राइवर का काम कर रहा है वो अलग तरीके से चलाता है। ये तो मामूली सी बात है। अब किसान संगठन में आए, एफपीओ में आए, जहाँ पे किसान लोग अपना पैसा डालते हैं, और ये हमारा खुद का अनुभव है 20-25 साल से। हम लगभग 44,000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं। 100 करोड़ का धंधा हो रहा है, हर साल मुनाफा कमाते हैं। वाह। और हम नहीं कमाते हैं, किसान कमाते हैं, और वो खुद चलाते हैं। यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे इस पे। अच्छा। ये किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप है, तेलुगु में है। हम आंध्र प्रदेश में काम करते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को, भाई वहाँ पे ऑर्डर आया है, रिलायंस से ऑर्डर आया है, बुधवार तक उसको भेज दीजिए, तो वहाँ फैक्ट्री में मैसेज जाता है, तो वो ये व्हाट्सएप में। ये सारे किसान हैं, मगर उनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अभी 44,000 लोग तो ये सारा काम नहीं कर सकते, मगर 44,000 लोग पैसा देते हैं। मतलब एक उनकी लागत, देयर इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, और हर साल उसको बढ़ाते रहते हैं। समझ गया। तो जैसे अभी मैं आ रहा था आपके यहाँ पे, तो मैंने ये कृष्णा से पूछा कि ये जो नल्लूर गांव है इधर, वहां पे एक बढ़िया सा मंदिर दिख रहा था, चमक रहा था, मतलब उसकी काफी, मतलब वो पेंटिंग वेंटिंग कर रखी थी जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है। तो मैंने पूछा यार इस गांव में पैसा, कहता हाँ सर यहाँ बहुत पैसा है। मैंने कहा कि ये जो मंदिर है, मंदिर का पैसा तो गांव वालों ने दिया है, ना कोई गवर्नमेंट का स्कीम है, ना एफपीओ का स्कीम है, ना कोई बकवास। लोगों ने पैसा डाल के मंदिर बनाया है। और हमारे हिंदुस्तान में मनरेगा के बाद गांव में 2 लाख से लेके 20 लाख रुपया से भी ज्यादा लोग चंदा इकट्ठा करके मंदिर बना रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। कहीं पे भी चले जाइए पूरे हिंदुस्तान में, तो लोगों के पास पैसा है। हम करते क्या है, आपको ये स्कीम दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, तो लोग कहते हैं करो यार। वही वाली टैक्सी वाली बात है, कोई मेरे को फ्री में टैक्सी कहते तू चला, तो मन करेगा तो चलाऊंगा, नहीं तो नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो मिल गई है। सो ये सोचने का ढांचा गलत है। लोगों का दिमाग थोड़ा सा बदलना है। जो समाज सेवा करना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद की बात मुझे याद आती है। I will first say it in English and then we can translate. He says, all the wealth in the world poured into one tiny Indian village will not help unless you can make the people self-reliant. दुनिया भर का पैसा एक छोटे से गांव में आप डालो, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि लोगों को आप सेल्फ रिलायंट या स्वावलंबी नहीं बनाएंगे। अब ये जो सारे स्कीम है ना, एफपीओ के स्कीम, उनको हम आधारित बना रहे हैं, डिपेंडेंट। हाँ, और कोई बाहर का आदमी, चाहे एनजीओ का हो या गवर्नमेंट का हो, कोई कंसल्टेंट हो या पता नहीं कौन हो, वो आके उनको समझाएगा या करके दिखाएगा। और उनको खुद भी नहीं आता धंधा कैसे करना है, वो अंधों में ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, ये हो रहा है। तो ये ऐसे नहीं होता है। तो इसका तीसरा कारण, एक तो पैसा, एक तो जो ढांचा है कि किसानों से पैसा लेके करना है। तीसरा क्या है कि जो ये काम शुरू करवाना चाहता है, जैसे हमने 44, हमको पहले धंधा कैसे करते हैं सीखना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल धंधा है। इंग्लिश में बोलूं, इट इज अ हाईली वॉलेटाइल, हाई रिस्क, लो मार्जिन बिजनेस। एग्रीकल्चर बिजनेस जो हम कर रहे हैं, फार्मिंग बिजनेस, रेट अप एंड डाउन जाते हैं, थोड़ा सा मार्जिन होता है और रिस्क बहुत होता है,
क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि तुअर दाल को हम इंपोर्ट को डालेंगे, नहीं तो बैन कर देंगे। और अगर वो इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो रेट डाउन हो जाता है। और ये सब एफपीओ को ये सब तो धंधा करना जो सीखने के ना सरकार को आती है, ना जो तमाम जो एफपीओ जो प्रमोट करने उनको धंधा करना ही नहीं आता। आप लोगों को आता है, आप कर तो रहे ना। और ये ऑर्डिनरी हाईटेक नहीं, क्योंकि जो अगर हमको करोड़ों किसानों के साथ करना, वो हाईटेक नहीं कर पाएंगे। जो भी वो उगा रहा है रेन फेड एग्रीकल्चर, मतलब वर्षाधारित जो बारिश में जो आता है और उसमें इरिगेशन भी नहीं है, उसी का हमको करना है। तो ये धंधा बहुत मुश्किल है। तो ये धंधा आपको सीखना पड़ेगा। पहले धंधा सीखो, रिसोर्सेज लेके आओ और किसानों को सामने रखो। किसानों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। और मेरा जो अनुभव है कि ये सिंपल सी बात है सर, ये लोग हम समझते नहीं है। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं और बड़े बड़े MIT और IIT में चले गए तो आप बुद्धिमान हैं, नहीं तो आप नहीं है। ये गलत बात है। क्योंकि मेरा जो हम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे अनंतपुर जिला में हम 30,000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं, बाकी जिलाओं में 10-15 हज़ार। तो 1% मतलब 1% लोग किसी भी इलाके में बहुत बुद्धिमान होते हैं। उसके लिए अंग्रेजी जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज की एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अकल सब में होती है। वह 1%। सो 30,000 लोगों में 300 तो होंगे, वही लोग लीडर बनते हैं। उन्हीं को हम ट्रेन करते हैं कि भाई मार्केटिंग कैसे करना, धंधा कैसे करना, और सीख भी लेते हैं। तो पहले खुद सीखो और फिर लोगों को बताओ कि धंधा कैसे करते हैं। सर, आपने एक बात कहा कि पैसा है, गांव-गांव में पैसा है, लोग पैसा डालने के लिए तैयार हैं। बट जो ग्राउंड रियलिटी पे हम सुनते हैं, एकदम उल्टा सुनते हैं कि आज किसान का एवरेज इनकम साल का 10,000-15,000 रुपए है। लोग के पास बेसिक सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं समझना चाहता हूँ, जब आप कह रहे हैं पैसा है, आप किसको रेफर कर रहे हैं? दैट वन थिंग। एंड आपने 44,000 किसान का आज कम्युनिटी बनाया है। 1 साल आप गए, किसानों से मिले, वो पहले किसान को कन्विंस कैसे कर पाए एंड वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? शुरू में तो 44,000 नहीं थे, ऑफ कोर्स जीरो थे। जीरो थे। और पहले 4 साल में अनंतपुर में 500 भी हम क्रॉस नहीं कर पाए। तब सबसे ज्यादा हमने प्रयास किया, गांव गांव जाके लोगों से बात करते थे। बोलते क्या थे उनको आप? तो हमने कई गलतियां की। पहले मैं बताता हूँ कि क्या गलती की और फिर बाद में उसको हमने कैसे सुधारा। तो पहले जाके हम उनको समझाते थे कि भाई पैसा कहाँ है। तो अभी भी मैं ये बात बोलता हूँ कि किसान के पास पैसा है कि यहाँ पे जो बगल में जो छोटा सा शहर है, स्मॉल टाउन है, वहाँ पे जो मिलर्स हैं, जो होलसेल ट्रेडर्स, जो फूड बिजनेस का धंधा करते हैं, आड़ती, दलाल, फूड मिल्स, किन के पास पैसा है? कहता है सर पैसा तो उनके पास है। तो मैंने कहा कि मेहनत कौन करता है? तो कहते हैं सर मेहनत तो हम करते हैं। तो मैंने कहा ये क्या न्याय है कि मेहनत आप करें और पैसा वो कमाए? ये कैसे होता है? तो चुप। तो मैंने कहा वो पैसा क्यों कमाता है? मैं ये बोलता था, अभी भी बोलते हैं कि खेती में पैसा है कि धंधे में पैसा है? धंधे में। हमने कहा कि तो अगर आपको समृद्ध होना है, संपन्न होना है, तो धंधा करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि सर हम कैसे धंधा कर सकते हैं, ये सब शुरू करेंगे। तो मैंने कहा कि अकेले तो नहीं कर सकते। जो वो धंधे वाले हैं उनके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? सर उनके पास पैसा है, हमारे पास नहीं है, जो आप अभी कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ पैसा है। और दूसरी क्या बात है? तो कभी कभी कोई ना गाँव में कहता है कि उसको धंधा करना आता है, हमको धंधा करना नहीं आता। तो हम क्या बोलते हैं कि देखो, अगर हम सब मिलेंगे तो पैसा हो जाएगा, उसका मैं अभी हिसाब बताता हूँ। करेक्ट। और धंधा करने की बात है, तो धंधा करने की बात है तो हमें ना, हम आपके साथ मिलके धंधा कैसे करते हैं आपको बताएंगे और आप सीख जाएंगे। तो उसका है ना, शुरू में वो रामायण की कहानी मुझे याद आती है कि हनुमान छलांग। तो जाम्बवान
वो हनुमान कहता कि मैं समंदर पार करके मैं लंका कैसे जा सकता हूँ। तो उसको बोलता रहता है कि नहीं तू कर सकता है, तू कर सकता है। तो फिर अंत में जोश चढ़ के वो मतलब कहाँ रामेश्वरम या कहाँ कन्याकुमारी से वो श्रीलंका चला जाता है हनुमान छलांग। तो हमारा शुरू में यही काम होता है कि भाई, और यहाँ पे हमारे गांव में कई लोग हनुमान को मानते हैं। अच्छा। तो ये वाली कहानी भी सुना देते, भाई यार तुम हनुमान को मानते हो तो करो ना, तुम भी कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हौसला बढ़ाना, हौसला के साथ साथ विश्वास। अब विश्वास जो है ना, ये थोड़ी सी गहरी सी बात है। ट्रस्ट। सो ये तमिल में नंबिके बोलते हैं, तेलुगु हम नम्मकम बोलते हैं, विश्वास। तो विश्वास का क्या है कि लोगों को इस संगठन के जो आइडिया है, जो सोच है, उसके बारे में उनको एक विश्वास होना चाहिए कि ये असली में काम करेगा कि नहीं। सब कुछ विश्वास पे होता है। दूसरा है कि उनको, अगर हम जैसे बाहर के लोग जाते हैं उनके साथ काम करने के लिए, उनको हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। करेक्ट। तीसरी बात क्या है कि हमको उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए, कर लेगा। और जो बाहर से जाता है काम शुरू करने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मुझको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। क्या काम कर सकता हूं कि लोगों को जोड़ सकता हूं, और हम सब मिलके, मतलब हमारी टीम है, और हम धंधा करना भी सीख सकते हैं। अगर मुझे खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा? कुछ थियरी ट्रेनिंग प्रोग्राम उससे नहीं होता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इधर उधर के ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपोजर विजिट, सेंसिटाइजेशन, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े वर्ड्स हैं। अरे मेरे को विश्वास ही नहीं है खुद के ऊपर, मुझे विश्वास ही नहीं है कि ये धंधे के ऊपर, मुझे पता ही नहीं है धंधा कैसे करते हैं, मुझे किसानों के ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैं जाके वहां करूंगा क्या? मैं ऐसे लोगों को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि तुम इस काम में मत घुसो, तुम कहीं दूसरा काम करो, ये वाला काम मत करो। तो सबसे कुरियन में यह विश्वास था, त्रिभुवन दास पटेल में यह विश्वास था, बिल्कुल 100% से भी ज्यादा विश्वास था। तो ये विश्वास जो है, इसको बनाना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं ना, हमारे देश में लोग कहते हैं कि यार मतलब ये वो, मतलब आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। मेरे अलावा सब लोग चोर है। इसका क्या मतलब सर? ये क्यों नहीं, कह कई रहे हैं? लोग सोचते हैं अरे नहीं सर, जमाना बहुत बिगड़ गया है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये वो, इस टाइप का एक सिनिकल एटीट्यूड है हमारे देश में, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, हमारे घर में, अपने बिरादरी में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में विश्वास है, बट उसके बाहर जाओ ना सरकार के ऊपर विश्वास है, ना नेतागणों के ऊपर विश्वास है, इत्यादि। मार्केट में जाऊं, जो धंधा करता है उसके ऊपर विश्वास नहीं है, जो आड़ती दलाल मेरे पास आता है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये हमारा एक अनुभव है। मगर लोग चाहते हैं, असली बात यही, लोग चाहते हैं कि एक अच्छा समाज बने और विश्वास के ऊपर आधारित समाज बने। तो इसका जो तरीका है, प्रैक्टिकल बात करूं, मैंने बहुत सिद्धांत और साइकोलॉजी बोली है, मानसिक, ये इसका प्रैक्टिकल क्या है कि हर एक गांव में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ऊपर लोगों को विश्वास होता है। तो हमने पहले ये हम समझ नहीं पाए थे, तो पहले 4 साल हम इधर से उधर भटकते रहे, कुछ काम हुआ बट बढ़ नहीं रहा था, तो मैं सोच रहा था बंद कर दूं। वही पुरानी, अरे यार लोग बुद्धू हैं, लोग समझते नहीं हैं। मगर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। जो ये काम करते हुए ये कहता है कि लोग समझते नहीं हैं, ऐसे आदमी को थप्पड़ मार के वापस शहर भेज देना चाहिए कि साले तू उधर जाके काम मत कर, लोग बुद्धू हैं, तेरे दिमाग में अगर ये है तो तू इस काम के लायक नहीं है, यू शुड गेट आउट ऑफ, तुम भाग जाए यहाँ से। यार लोगों को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। फिर एकाएक 4 या 5वें साल में एक गांव में, तब की बात है और तब रेट भी कम थे, 40 लाख का धंधा हुआ। अच्छा। हमने कहा क्या किया है? तो हमने तब तक टीम वीम बन गई थी, हमारे कुछ स्टाफ भी थे। मैंने कहा क्या है, वो भी ठीक से बता नहीं पाए। तो मैं गांव चला गया, वेंकटगिरी पाल्यम, विजय पाल्यम। मैंने देखते हैं क्या है। तो वहां जाके देखा कि
गांव में जैसे हमारे बाकी गांव में एक जगह किसी ने 1 महीने के लिए दे रखा है जहाँ पे गांव के सारे किसान जो है बैलगाड़ियों में अपना मूंगफली लेके आते हैं। तो उनके संगठन का एक क्षेत्र बन गया, गांव के संगठन का, जिले का नहीं। तो वो सारा अपना मूंगफली लाते हैं, उसका नाप तोल होता है, उसकी क्वालिटी वगैरह देखते हैं कि भाई सड़ा हुआ तो नहीं है, इसका क्वालिटी क्या है, इसमें कितना मॉइस्चर है, ये वगैरह, पत्थर कंकड़ है कि नहीं, ये सब देखते हैं और रसीद काट के दे देते हैं। तो दबादब लोग आ रहे थे। तो मुझे इसका कारण क्या, दूसरे गांव में नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है? तो ये जो अश्वत्थ नारायण रेड्डी थे, अभी भी हैं, अब वो काफी बुजुर्ग हो गए, 84 के हो गए हैं। तो वो रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। अच्छा। और किसान भी थे, अभी भी हैं। अब उनके बेटे नाते सब किसानी करते हैं, वो तो घर पे रहते हैं। तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, वे किसान संगठन बनना चाहिए। अपने आप, मतलब उन्होंने सुना, हमारे स्टाफ वगैरह जाते थे, उन्होंने कहा हाँ भाई ये तो अच्छी बात है, तो इसमें मुझे जुड़ना चाहिए। तो वो सुबह उठ के नहा धो के एक धोती और एक शर्ट पहन के वहां आके बैठ जाते थे, करते कुछ भी नहीं थे, बस वहां बैठते थे। बाकी सब लोग ये जो पर्ची काटना, ये जो लेबर का काम, उसको उतारो माल को, ये सब सारा काम कोई दूसरे लोग करते थे, ये कुछ भी नहीं करते थे। मैं सोच रहा था कि यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। मैंने सोचा कि ये लोगों को मोटिवेट करता होगा, घर घर जाके लोगों को बोलता होगा, कुछ भी नहीं किया। मगर काम बढ़िया चल रहा था। तब मुझे ये विश्वास की बात पहली बार समझ में आई। ट्रस्ट था लोग को उन पे, लोगों को उनके ऊपर विश्वास था। और उसका जो प्रमाण है हमको 15 दिन बाद मिला, जब हम बगल वाले गांव गुट्टूर में जाके मीटिंग कर रहे थे और लोगों को समझा रहे थे भाई किसान संगठन बनाओ, ये करो वो करो। बड़ी चर्चा हो रही थी, क्यों बने, इससे क्या फायदा होगा, हमको पैसे क्यों देने चाहिए, हम पैसे कैसे दे सकते हैं, आप सेवा करने आए तो तुम कहीं से गवर्नमेंट से या कहीं से अपना पैसा डालो ना, सेवा करो हमारी, आप तो कह रहे हैं कि हमें पैसे डालने हैं। ये सब बड़ी बड़ी चर्चा हो रही थी। और जब मुनाफा आएगा तो कैसे बांटेंगे, ये सब बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। तो 45 मिनट के बाद एक किसान मुझे पूछता है कि सर वही वो वीजी पालियम अश्वत्थ नारायण रेड्डी वही वाला संगठन है? मैंने कहा हाँ। सर फिर चर्चा करने की बात ही क्या है, अगर साहब हैं तो हम भी आ जाएंगे, करते हैं। तो ये विश्वास, तो फिर से मैं ये कहता हूँ कि हमको खुद के ऊपर विश्वास होना है, किसानों के ऊपर विश्वास। किसान इतने बुद्धू नहीं है, वो जानते हैं कि कौन आदमी कितने पानी में है। ये आदमी पढ़ा लिखा है, रिटायर्ड स्कूल टीचर है, ईमानदार आदमी है, सब लोग इसकी कदर, उसके वोट नहीं डालेंगे, वो सरपंच नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है ये। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है वो अलग चीज होती है। करेक्ट, सबको लगता है कि कुछ एजेंडा है। आप ये कहते हैं कि यार इसमें तुम्हें पैसा डालना है, फिर कहते हैं यार अश्वत्थ नारायण रेड्डी है तो ठीक है, मतलब ये तो मेरे पैसे लेके भाग नहीं जाएगा। तो ये सब है। तो लोकल लीडरशिप अगर अच्छे लोगों उभर के सामने आए तो विश्वास भी बढ़ता है और काम भी जोरों से बढ़ता है। आई थिंक यही था क्या फार्म वेदा का शुरुआत? तो फार्म वेदा हमने 10-15 साल के बाद शुरू किया। 2004 में ये हमने ये किसान संगठन FPO जो कह रहे हैं ये गांव में बनाए, और हर एक गांव, सब गांव एक जिला में मिलके डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन या समाख्या है। और ये जो काम कर रहे हैं अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, रिलायंस, मोर, डी-मार्ट, फ्लिपकार्ट, मेट्रो कैश एंड कैरी। फ्लिपकार्ट ने तो गोल्डन सप्लायर अवार्ड भी दिया है और हम उनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, बेस्ट FPO ऑफ द ईयर, ये वो सब मिले हैं। इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं सर। जैसे मैं पढ़ रहा था कि 2 हैं, एक तो CCD आपने जो स्टार्ट किया था, उसके बाद फार्म वेदा। ये जो 0 से 44,000 किसान हैं, ये CCD के माध्यम से आपसे जुड़े, ये दोनों जो आपका काम कर रहे हैं, आप वो थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं? साथ ही साथ इसका मॉडल कैसे ऑपरेट करता है? बिल्कुल बिल्कुल। सो एक्चुअली 2 नहीं 3 है। सबसे मुख्य जो है वो है किसान संगठन। अच्छा, किसान नाइदर FPO नॉर CCD भी नहीं है, फार्म वेदा भी नहीं है। अच्छा, इसका नाम ही किसान संगठन है। तो जैसे अनंतपुर में जो किसान संगठन है उसका नाम है श्री सत्य साई रैतु समाख्या। रैतु मीन्स किसान। श्री सत्य साई रैतु समाख्या। जो आदिलाबाद में है वो है प्रजा मित्र रैतु समाख्या। अच्छा। और जो यवतमाल में है वो महाराष्ट्र में है, वो है शेतकरी संगठन मराठी में। सो ऐसे 3 संगठन है अलग अलग जिलों में। और इस संगठन में सर आपका मतलब
आपने क्रिएट किया उसके बाद? हाँ, तो क्या है कि हमारा काम वो कैसे होता है कि गांव-गांव जैसे लोगों में से बात करो। तो हमारी टीम भी है, अभी फील्ड ऑफिसर, एक फील्ड ऑफिसर के पास 10 लोग होते हैं, 10 गांव होते हैं। अच्छा। 10 लोग नहीं, वो एक बाइक लेके गांव-गांव घूमता है, मीटिंग्स करता है और लोग ये सब जो हम बात कर रहे हैं वो लोगों को समझाता है और थोड़ी बहुत एक्सपोजर ट्रेनिंग हम देते हैं। फिर लोग पैसा डालना शुरू करते हैं और संगठन चालू हो जाता है। फिर बैंक अकाउंट खोलो, 3 लोगों को रखो, एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक उपाध्यक्ष, वो सब होता है। बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर जब माल आता है कि उसका हम कैसे क्वालिटी चेक करेंगे, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि मॉइस्चर चेक करो, ये करो, वो करो, सब कुछ आउट एंड चेक करो, जो भी हैं मार्केट की पद्धतियाँ क्वालिटी के लिए, उसके जो औजार या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वहाँ रखवाते हैं। वो भी हम शुरू में लोन पे देते हैं। अच्छा। हाँ, फ्री में नहीं देते, क्योंकि ये हमारा एक उसूल है कि जब तक हम खुद अपना पैसा नहीं डालेंगे तो हम उसके ऊपर वो नहीं करेंगे, और ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो ये 1-2 साल में वो लोन को चुका देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो आता है ना उसमें। ये लोन क्या चीज़ के लिए लेते हैं? जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, जो आड़ती है ना, वो करते हैं, डंडी मारते हैं, अलग अलग टाइप की मशीन है। तो हम वहाँ पे एक वेइंग, तो जब माल लाते हैं तो 20-25 हज़ार का आता है। फिर एक आउट एंड मशीन होता है जिसमें जैसे मूंगफली है उसका छिलका निकाल के उसमें कितना वो, मतलब जैसे सोने को 1-1 ग्राम का वो वेट देखता है, 1 ग्राम से भी कम का भी। और जैसे मॉइस्चर मीटर है कि उसमें कितना पानी है, 10% पानी है तो एक रेट होता है, 14% है तो अलग रेट होता है, 18% है तो हम लेते नहीं हैं। तो मतलब वो लेते भी हैं, अब वो सब हमने लेना शुरू कर दिया, बट अलग तरीके से लेते हैं। तो वो सब चेक करना पड़ता है क्वालिटी में। जैसे अमूल में जब आता है तो देखते हैं कि इसमें पानी कितना है और फैट कितना है और प्रोटीन कितना है, उसका क्वालिटी चेक वहीं पे करते हैं, जैसे ही किसान लाता है यहाँ पे भी वो करना पड़ता है। क्वालिटी चेक के लिए जो भी मशीन चाहिए वो हम रखते हैं, ठीक है, गांव में, हर गांव में। हाँ, और लोग उसको यूज करके, हमारे कार्यकर्ता होते नहीं है, वो खुद ही कर लेते हैं और रसीद काट के दे देते हैं और वो माल दे के चला जाता है। समझ गया। तो ये किसान संगठन आपके हो गए। तो गांव में संगठन है और सारे एक जिला के गांव के जो संगठन है वो मिल के एक समाख्या या फेडरेशन बनाते हैं। तो फेडरेशन में जैसे प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे मूंगफली तो जब आता है खेत से तो उसको वैसे का वैसा नहीं बेच सकते ना, उसका छिलका निकालना पड़ता है, उसमें मट्टी निकालना पड़ता है, कोई मोटे दाने होते हैं, कोई छोटे दाने होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई सड़े हुए होते हैं, कोई टुकड़े होते हैं। तो इसका पूरा, इसीलिए तो ग्राउंडनट मिल्स हैं। तो वो ऐसे 3 मिल्स हैं और तीनों फाइनेंस बाय फार्मर्स। अच्छा, हम पैसा नहीं देते। मेजरली मूंगफली में ही काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तुअर दाल भी काम करते हैं, कपास में भी काम करते हैं, सोयाबीन में भी काफ़ी काम करते हैं। अभी इस 2 साल से हमने, या पिछले साल से हमने ये क्या बोलते हैं, कॉर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉर्न को सरसों, नॉट सरसों, नहीं, मेज, कॉर्न। हाँ समझ गया, चलिए। उसको भी करते हैं। उसका नाम क्या नहीं, हम तेलुगु में, मुझे मालूम है, मक्का जोन्ना बोलते हैं, मक्का। हाँ, मक्का भी करते हैं। समझ गया। तो ये सारे फसल में आप कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे उगता है अलग अलग जिलों में, वो अलग काम करते हैं। समझ गया। और ये आपके किसान संगठन हो गए हैं। तो ये CCD क्या है सर? तो CCD जो है एक वो नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है। अब ये काम करने के लिए एक संस्था चाहिए ना। जैसे हमारे CCD में कुछ 70-80 कार्यकर्ता हैं, उनको तनख्वाह देनी पड़ती है। जैसे फील्ड ऑफिसर है, वो गांव घूम के लोगों से बात करता है, मीटिंग होती हैं, फिर उनको कभी हम मार्केट ले जाते हैं, मार्केट यार्ड ले जाते हैं। अमूल एक्सपोजर विजिट के लिए अभी कुछ लोग गए थे। तो इसका खर्चा होता है। तो ये तो किसानों से लेना अच्छा नहीं है। धंधे के लिए वो अपने धंधे के लिए पैसा देंगे, बट अपने ट्रेनिंग और अपने एजुकेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, तो वो हम ग्रांट से लेते हैं। वो CCD हुआ। तो CCD हमारी संस्था, ये मैंने फाउंड। तो CCD का काम है कि गांव जाके किसान संगठन को स्थापित करो और धंधा करवाओ। अच्छा। और CCD पैसा कहाँ से लाती है? CCD तो जैसे स्टैंडर्ड NGO है। अच्छा। तो हमको टाटा ट्रस्ट से पैसा मिलता है, पहले इन्फोसिस फाउंडेशन से मिलता था, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से मिलता था। अच्छा। जो और कुछ प्राइवेट लोग भी देते हैं। अभी इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनको ये काम अच्छा लगता है, तो वो भी हमको सपोर्ट करते हैं।
समझ गया। मगर मैं व्यक्तिगत रूप से तनख्वाह नहीं लेता हूँ, अच्छा, बट हमारे स्टाफ तो फुल टाइम काम करते हैं ना, तो उनको तो देना चाहिए। ऑफ कोर्स उन लोग अपने समय ये डाल रहे और हैं। ज़्यादा नहीं सर, जो फील्ड ऑफिसर है उसको 15,000 रुपये भी नहीं मिलते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो उनका क्या मोटिवेशन है सर? मतलब देखिए, आपसे जो पॉडकास्ट से पहले मैं बात कर रहा था, हर आदमी का सक्सेस का मतलब अलग होता है। आपके लिए सक्सेस है कि अपने साथ साथ दूसरे को ग्रो करो, बट जो वो 15,000 तनख्वाह पे काम कर रहा है उसका चालू मोटिव। करने पर तो और वो लोकल लड़का होता है। ज़्यादातर हमारे सब जो हैं कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, और वो लगभग 90% किसान के बेटे होते हैं। कुछ हो सकते हैं कि मजदूर के बेटे हों, उसी इलाके के लोकल। हम्म, और वो लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं। कई लोगों को तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती और हिंदी भी बोलनी नहीं आती, वो ओनली तेलुगु बोलते हैं। समझ गया। तो उनके लिए अच्छी नौकरी है। और दूसरा क्या है कि तरक्की होती है ना। अब जैसे जो फील्ड ऑफिसर ज्वाइन किया था, अभी वो मैनेजर बन गया है। उसकी है कुछ 60, 65, 70 हज़ार रुपया। अच्छा, उसके बीवी बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को वो इंजीनियरिंग कॉलेज भेजना चाहता है। मगर उसका क्या है कि हो सकता है कि अब उसके एक्सपीरियंस से बड़े बड़े एनजीओज आके उसको बेंगलोर में या कहीं और उसको डबल तनख्वाह में भी मगर वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बेंगलोर में ऐसे हजारों लोग घूम रहे हैं सड़कों और पे। ट्रैफिक जैम में अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। वहां पे उस इलाके में वो बड़ा आदमी है, 30,000 किसान उसको सलाम या उसको रिस्पेक्ट करते हैं। उसके उसके अभी किसान है उस लड़के का भी, लड़का मतलब अभी तो मैनेजर है। और वहाँ की जो नौकरशाही है, गवर्नमेंट, पुलिस, कलेक्टर, लोकल पॉलिटिशियंस, मीडिया वाले, उसकी एक पहचान है। और उसको ये भी लगता है यार मैं भी तो किसान का बेटा हूँ और अपने भाइयों के लिए काम कर रहा हूँ, उनका भला हो रहा है, तो उसको इस काम में मजा भी आता है। यही है समृद्धि, यही है संपन्न। केवल पैसों से नहीं संपन्न होते ना लोग। इज्जत, समाज, इज्जत और लोगों का भी वो देख के अंदर से एक खुशी होती है कि भी लोगों का भी भला हो रहा है। आपका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? आप मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पूरा दुनिया भी देखे हैं और बहुत जमीन लेवल पे किसान के साथ भी रहे हैं। हाँ, काम ये भी मेरा किए। थोड़ा सौभाग्य है सच्ची हाँ, में। बिल्कुल, मतलब अमेरिका से लेके गांव तक हर एक जगह में हाँ, इधर कॉरपोरेट सेक्टर, सोशल सेक्टर, अभी हमारी और एक संस्था है एडीआर, उसमें भी मैं काम करता हूँ। देखिए, सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं है। सक्सेस को हर एक व्यक्ति को खुद ही डिफाइन करना है कि कामयाबी का मतलब क्या, मैं खुद तय करूंगा। मैं बता दूं कामयाबी की परिभाषा ये है और सब लोग इसको समझो, ये गलत है। हर एक व्यक्ति को खुद ही सोचना पड़ेगा। तो अपने लिए क्या कामयाबी है, क्या सक्सेस है, मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ, बट एक जनरल ज्ञान, आपके लिए क्या है सर? खुश रहो, तृप्त रहो। और अगर आपकी खुशी दूसरों की खुशी में है तो उसके ऊपर काम करो। बिना काम किए खुशी नहीं है। घर में बैठे रहोगे, मूवी देखते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। कुछ तो आपको ये लगना चाहिए कि मेरे काम से कुछ तो फायदा किसी को हो रहा है। आई शुड बी यूजफुल। कुछ तो मुझे, कई बूढ़े लोग हैं, वो उनको सबसे बड़ा क्या होता है, अब तो मेरा क्या फायदा है, मेरे जीने से किसी को फायदा हो रहा है, अब लोग मेरी देखभाल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा उनके वो होता है, बर्डन। हाँ, तो अभी से शुरू करो। अपने लिए कुछ जरूर करो, बट दूसरों के लिए भी कुछ करो। करेक्ट। यही कामयाबी है मेरे लिए, मैं सबके लिए नहीं कह नहीं, रहा हूँ। एब्सोल्युटली, मैं इसलिए आपका पर्सपेक्टिव ले रहा था। कोऑपरेटिव पे सर दोबारा मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर में, जैसे सब लोग जानते हैं, आज ज़्यादातर किसान का सबसे बड़ा चैलेंज होता है बेचना। मार्केट में बेचूँ कहाँ, कैसे, क्या। आप जैसे बोले कि आप लोग मिलके रिलायंस फ्रेश, बड़े बड़े कंपनीज, अलग अलग जगह बेच पा रहे हैं। कोऑपरेटिव में मार्केटिंग मॉडल वो कैसे चलता है, कैसे आप अप्रोच करते हैं, वहाँ पे मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं, वो थोड़ा समझा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये मूल सवाल है कि मार्केटिंग से ही पैसा आता है और धंधा करने से ही पैसा, और उसको कैसे करना है। तो आई हैव एन MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। आई वॉज टीचिंग, मैं IIM अहमदाबाद में 12 साल पढ़ाया। यहाँ पे मैं 20 साल से अभी पढ़ा के अभी मैं रिटायर हुआ हूँ। IIM बैंगलोर। हाँ, तो आप IIM में पढ़ाई भी किए, IIM में पढ़ाई भी है। IIM में पढ़ाई करने के बाद एक बार अमेरिका गया था PhD करने, फिर वापस आ गया था। तो ये जो है ना, ये कॉमन सेंस की बात है, ये MBA की बात नहीं है।
तो सबसे पहले अब मेरे जो मित्र हैं वो मेरे को गाली देंगे, मैं कहता हूँ कि जो भी आपने MBA और कॉलेज में सीखा है 90% कुछ तो यूजफुल होता है, उसको आपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंको। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कीम्स देखे हैं, सब लॉस में जा रहे हैं जो MBA टाइप के आते हैं। मगर मैंने देखा कि जो आड़ती है, जो दलाल है, जो लोकल ग्राउंडनट मिल वाला है, जो तुअर दाल का मिल चलाता है, जो सोयाबीन का सॉल्वेंट चलाता है, वो सब पैसा बना रहे हैं हमेशा, हर वक्त पैसा बनाते हैं ओवरऑल। और उनके अभी अगली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में तो उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं और अमेरिका भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, पैसा बना रहे हैं। क्या बात है। तो मैंने कहा धंधा इनसे सीखना है, MBA से नहीं सीखना है। तो मैं एक नोटबुक लेके मैं उनके पास जाता था। अच्छा। मैंने कहा यार बताओ, इसका हिसाब बताओ कैसे करते हो। ऐसे 6 महीने शुरू में मैं कितने आड़ती, दलाल, मिलर्स, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, कहाँ जाके लोगों को मिला, और फिर समझ में आने लगा कि वो धंधा कैसे करते हैं। क्या सीखे सर वहाँ? एक्चुअली ज़्यादा मैं सीखा कि वो जो धंधा कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक तो जीरो बिजनेस करते हैं। हम तेलुगु में बोलते हैं मैं अंदरम जीरो बिजनेस चेस्ता मंडी, मतलब हम सब जीरो बिजनेस करते हैं, मतलब कि सब कैश में चलता है। GST लगाओ, KYC लगाओ, कुछ भी लगाओ, आधा तो अभी 50-70% अभी भी ऐसे ही चलता है, कैश बिजनेस। अब जैसे बिजली का बिल है, अभी हम एक नया फैक्ट्री लगा रहे हैं फार्मवेदा में, वो कह रहा है कि 500 या 600 KVA का कुछ पता नहीं कितने 1 या 2 लाख रुपया मंथली बिल होगा ही होगा, चाहे आप यूज करें या ना करें। एक फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ये सब सरकार को देखना चाहिए। खैर, ये लोग क्या करते हैं कि वहां से एक यूं कर देते हैं, एक वायर डाल देते हैं कि वो मीटर में नहीं जाएगा, और जो बंदा आता है उसको पैसा खिला देते हैं। तो उनका कॉस्ट कम हो जाता है। अब तीसरा क्या है कि वो किसान को गंजा करते हैं। अब जैसे एक मिलर है, उसके पास जो आड़ती आता है वो गांव में किसान को गंजा करके ही तो लेके आता है। जो 40 किलो का जो मूंगफली का बैग है उसमें 45, 50, 55 किलो ले जाता है, और वो किसान कुछ नहीं बोल पाता। किसान पहले अड़ती को बेचता है, अड़ती फिर जाके मिलर को बेचता है। बिल्कुल। अब क्योंकि आड़ती जो है किसान का वो गंजा करके कम दाम पे लाया है, ये भी वो फिर ये आड़ती को भी गंजा करने की कोशिश करता है। ये वहां पे भी बड़ा ड्रामा चलता है, सर मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैंने खुद देखा है आड़ती। अच्छा। वो ऐसे ही बोलता है, मतलब उसको पता है ये ड्रामा कर रहा है। खैर जो भी है, वो उससे कम दाम पे लेता है। हमारा जो संगठन है वो किसान का पेट काट के कम दाम पे माल नहीं ले सकता, उसको पूरा दाम देते हैं, पूरा टैक्स भरते हैं, पूरा बिजली का बिल भरते हैं। जो भी वहाँ पे नौकर हैं, मतलब जो नौकर कह रहा हूँ, जो वर्कर्स हैं मिल में, उनको पूरी तनख्वाह देते हैं। अब ये अगर हमें करना है तो हमारा खर्चा बढ़ गया। और जब मार्केट में जाके हम ये नहीं बोल सकते कि अरे ये गरीब किसानों का है यार, ले लो यार, थोड़ा 5 रुपये ज़्यादा दे दो, कोई बॉदर नहीं करता है। अब वो लोग, उनका धंधा ही ऐसा है कि वो कम दाम पे बेचते। तो हम क्या करें? तो हमने सोचा यार ये कि हमको ऐसा मार्केट ढूंढना है जहाँ पे दाम मिले। दूसरा, हमारे जो कॉस्ट है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो आड़ती का एक मार्जिन होता है, मिलर का एक मार्जिन होता है, वो सब हम बचा लेते हैं। और जैसे हमने कहा कि ये हम फिर कॉर्पोरेट बायर्स के पास जाने लगे। अब जैसे कोई कॉर्पोरेट बायर हो, चाहे मेट्रो कैश एंड कैरी हो, रिलायंस हो, फ्लिपकार्ट हो, बिग बास्केट हो, डी-मार्ट हो, ऐसे और भी हैं हमारे, वो जो हैं वो सिस्टम पे चलाते हैं, ERP सिस्टम और ये वो। और उनके पास भी जो माल है वो 3-4 लेवल से आता है। अच्छा। उनके भी परचेज मैनेजर्स होते हैं, बट वो बहुत कम लोग डायरेक्टली किसान से लेते हैं। और किसान से लेने वाले भी जो कहते हैं वो भी बीच में से आड़ती आके इनको देता है। तो हम तो डायरेक्टली किसानों से दे रहे हैं, तो उनके लिए PR के लिए भी अच्छा है, और वो हमको वो वाला रेट देते हैं जो दूसरों को देते हैं, विच इज हायर दैन लोकल मार्केट रेट। मतलब 10-15 रुपए का भी फर्क हो सकता है। अच्छा।
मगर जो लोकल मिलर है जो जीरो बिजनेस कर रहा है वो इनके साथ धंधा नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है, वो पेपर वर्क में फिर सारा उसको वो दिखाना पड़ता है। जो यहाँ पे कैश पे बेसिस कर रहा है, अब यहाँ पे वो इतना सेल दिखाएगा तो वो इनकम टैक्स वाले उसके पीछे लग जाएंगे। एंड ही डजंट नो हाउ टू रीच दीज पीपल ऑल्सो। सो दैट इज आवर स्किल। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो दी FPO हैज टू बी, मतलब उनको ये वाला धंधा समझ के करना चाहिए। अभी हमारा उल्टा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि सर आप तो हमको 100 करोड़ का माल दे रहे हैं। 100 करोड़ का आप ट्रांजैक्शन करते हैं टोटल मिला के? हाँ, तीनों जिलाओं में मिला के। बहुत। सो दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। वो कह रहे हैं कि आप 500 करोड़ का धंधा करवाइए। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। और दूसरा क्या है, तो हम दूसरे संगठनों को बोल रहे हैं जो दूसरे FPOs हैं कि हम साथ में मिलकर काम करते हैं। आप अपने FPO का माल हमें दे दीजिए, हम वहाँ दे दें, हम पैसा नहीं लेंगे उसके लिए। जस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह तो आपको देना पड़ेगा, मगर प्रॉफिट सब आपका होगा। तो यही है सर कि संगठन मिलके काम करना पड़ेगा। मानिए सर, मैं एक किसान हूँ जो मूंगफली का खेती या कोई भी खेती करता हूँ। एक रेगुलर मार्केट में अगर मुझे 10 रुपये मिल रहा है, तो ऐसे संगठन में जाके मुझे कितना एक्स्ट्रा इनकम मिल पाता है? ऐसे कुछ कहानी आई एम श्योर आपके पास होंगे कि इतना मिल रहा था पहले, अब इतना मिलता है। तो अलग अलग कहानियां हैं। मोटा मोटा क्या है कि इसका जो हम हिसाब है ना, थोड़ा समझ लें। नंबर्स थोड़ा समझते हैं। नंबर्स, अगर मेरे पास 100 रुपये का माल है और मेरा खर्चा मान लीजिए 70 रुपया है, 70 में मैं कम बोल रहा हूँ, 75 भी हो सकता है, चलो 70, तो मेरा मुनाफा 30 रुपया है। जब आड़ती आता है वो मुझे 100 रुपये नहीं देता, वो 85 से 90 रुपये देता है। तो मेरा खर्चा तो कम नहीं होगा, 70 ही है। तो मेरे को बचा कितना, 15 से 20 रुपया। तो संगठन में जब मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे पूरे 30 के 30 मिल गए। संगठन के 2-4 रुपए का खर्चा होता है, उनका भी ट्रांसपोर्ट, अकाउंटिंग, ये वो सब होता है। तो मेरे को 25 रुपये मिलेंगे, यहाँ पे मेरे को 15 रुपये मिल रहे थे। तो आप हिसाब लगा लो कि मेरा कितना पर बैग कितना, मतलब परसेंटेज कितना हो गया। इंक्रीज ऑफ 10 on 15। पहले मेरे को 15 मिल रहे थे, अब 25 मिल रहे हैं, तो 10 रुपये बढ़ गए। तो 10 on 15 कितना होता है भाई? 60% तो यही हो गया। फिर हम वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे जो मूंगफली को दाना निकाल के, वही मतलब छिलका निकाल के, हाँ, डीशेलिंग, डीकॉर्टिकेशन करके फिर जब बेचते हैं मार्केट्स में, वहाँ पे 2-4 रुपये और मिल जाते हैं। सो इससे उनको फायदा होता है। तो उनका इनकम जो है हमारे हिसाब से 30 से लेकर 70% हर साल बढ़ता है। और इनकम गारंटी मिलता है, लॉस का चांस? लॉस हमको अभी तक 20 साल में हुआ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या, यही जो तो वही कह रहा हूँ ना कि जो प्रमोटिंग NGO है उनको पहले धंधा करना सीखना चाहिए। मैं तो जैसे स्टूडेंट है, नोटबुक लेके मैं आड़तियों और दलालों के साथ बैठ के हिसाब लिखता था। ये करते नहीं है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चले जाते हैं। फोर्ड फाउंडेशन फंडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड इन इरमा और IIM और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ FPOs। वहां से कुछ नहीं होने वाला है। जो पढ़ा रहे हैं उनको कुछ नहीं आता है, जो सीख रहे हैं उनको वो कुछ सीखते नहीं है। एज अ प्रोफेसर ऑफ IIM आप ये कह रहे हैं? I am an MBA from IIM Ahmedabad and I was a professor at IIM Ahmedabad and at IIM Bangalore. I went with a notebook and spoke in Telugu with the local traders and learned how to do the dhanda from them. Common sense की बात है। प्रैक्टिकल लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये बहुत पुरानी कहावत है। थोड़ा और सर, मतलब आप 100 करोड़ का बोले ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, उसमें जो किसान FPO में ये होता है कि सब शेयर होल्डर होते हैं, आई एम अज्यूमिंग उस संगठन के सब शेयर होल्डर हैं। तो वो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया, फिर मानो उसमें प्रॉफिट कितना हो पाता है, फिर वो सारे शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कैसे मिलता है? जैसे हमें कंपनीज में एक डिविडेंड दिया जाता है, वो थोड़ा और क्लैरिटी दे सकते हैं उस पर? तो 2 तरीके हैं, 2 या 3। एक तरीका क्या है, जैसे मैंने बोला कि जब आड़ती और दलाल को हटा देते हैं तो वो मुनाफा सीधा किसान को ही जाता है, क्योंकि उसका अगर
50 किलो है और वो 40 किलो का पैसा आड़ती दे रहा है, संगठन में उसको 50 के 50 किलो के पैसे मिलेंगे और वो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वो बुक्स में नहीं आता है एज प्रॉफिट, वो सीधा मतलब चीटिंग को हटा के। दूसरा जो प्रॉफिट है जो संगठन बनाता है उसमें क्या करते हैं कि अभी ये अमूल का तरीका है हमारे देश में, क्या बताऊं मैं। तो वो अभी जैसे अमूल में क्या करते हैं कि पूरा अकाउंट्स बनाते हैं, सोचते हैं कि भाई चलो हमारे इस साल 1000 करोड़ का प्रॉफिट आया। अगर वो 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएंगे तो उसको उसके ऊपर 300 करोड़ उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। दे शुड चेंज द टैक्स लॉस। वो क्या करते हैं कि वो अपने बुक्स में दूध का जो खरीदने का दाम है वो बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो वो एक्सपेंस में चला जाता है तो मुनाफा कम हो जाता है। तो 1000 करोड़ का मुनाफा नहीं, वो 1 करोड़ दिखाते हैं और बाकी जो पैसा है वो किसानों को बांट देते हैं। नॉट एज डिविडेंड जैसे नहीं, नॉट पोस्ट टैक्स डिविडेंड इफ आई हैव टू गेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, बट एज परचेज प्राइस ऑफ मिल्क, दूध का दाम बढ़ा के खरीद लेते हैं। अच्छा। तो हम भी यही काम करते हैं, नहीं तो फिर हमको टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, तो 100 करोड़ में से मतलब आप कह रहे हो प्रॉफिट नहीं दिखा के बाकी एज परचेज कॉस्ट को बढ़ाते हैं। अब उसमें क्या है ना कि कुछ तो लोकल परचेज से कॉस्ट फ्रॉम फार्मर्स संगठन दिखाता है कि हमने किसानों से इस दाम पे खरीदा, करेक्ट, ज्यादा दाम पे खरीदा, उसके ऊपर तो कोई लॉ नहीं है, तो फिर मुनाफा कम हो गया तो किसानों को तो पैसा मिल ही रहा है। अब उसमें दूसरा क्या है कि कुछ गांव, मतलब हर एक गांव में 2 टाइप की चीजें हैं। एक तो जो भी मूंगफली आए वो संगठन मतलब समाख्या या फेडरेशन को बेचते हैं ट्रक्स में। वो गांव उधर है, मिल इधर है, तो ट्रक में वहां जाएगा, वहां पे उसको घुमा के फिर ये सब कॉर्पोरेट बायर्स को बेचेंगे। कुछ है कि लोकली भी बेच देते हैं। तो जो लोकली बेचते हैं, अगर किसान डायरेक्टली बेचे तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, किसान को बेचने पे टैक्स नहीं लगता है, तो वो अलग है, उसमें भी थोड़ा मुनाफा होता है। तो ये सब मिला के 100 करोड़ होते हैं। तो उसका अब सबसे जो मुश्किल बात लोगों को समझने में क्या है कि हर एक धंधे में लागत, अब आपका इतना बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट लगा है, आपके फैमिली ने खुद पैसा लगाया होगा, इधर उधर से इन्वेस्टर लाए होंगे, बैंक से लिया होगा, बट आपका पैसा तो लगा है इसमें, नहीं तो इतना बड़ा धंधा नहीं हो सकता। पूरा बूटस्ट्रैप, हाँ, लगा पैसा, जो भी है पैसा तो लगा, छोटा मोटा नहीं, काफी पैसा लगता है। तो इस धंधे में भी पैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री खड़ी करने में और दूसरा जो है धंधा करने में। अब 100 करोड़ का धंधा कर रहे हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल 2 करोड़ का है। अगर हमारे पास 20-25 करोड़ या अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं तो हम 500 करोड़ का धंधा कर सकते हैं। जैसे सोयाबीन की बात करता हूँ, मूंगफली की, नवंबर दिसंबर में फसल कटती है, तब रेट मान लीजिए ऐसे बता रहा हूँ 1000 रुपया है, तो मार्च अप्रैल में 4 महीने बाद वही 1000 रुपया 1500-1600 तक हो जाता है। तो मॉडल क्या है कि जनवरी में, नवंबर दिसंबर में मत बेचो, मार्च में अप्रैल में बेचो। मगर वो छोटा किसान है, कहता है सर मेरे इतने खर्चे हैं, मैंने कर्जे ले रखे हैं, स्टोर कहाँ करूँगा, मैं कहाँ से मैं रखूंगा कहाँ उसे, और 4 महीने तक मैं खाऊंगा क्या, मैंने तो अभी इतने सारे लोन ले रखे हैं, वो आ रहा है आड़ती आ रहा है, वो खून चूस मक्की चूस आ रहा है मेरे घर में, उसको पैसे देने वापिस, मेरे बच्चे अभी दिवाली आ रही है, ये आ रहा है, उसका मेरे को खर्चा चाहिए। तो हम वर्किंग कैपिटल लोन अरेंज करते हैं, नॉट एट दिस माइक्रो फाइनेंस रेट ऑफ 18, 22, 24%। हमारे कुछ थोड़ा वही हाथ पैर जोड़ के 10-12 अभी एक आध जगह पे उतना लोन पे ले लेते हैं, और वो वर्किंग कैपिटल जो है वो किसान संगठन में जाता है। उस पैसों से वो किसानों से पैसा लेते हैं, वो माल लेते हैं, फिर बाद में बेचने के बाद मुनाफा कमाने के बाद लोन वापस कर देते हैं। मगर उसमें हमारा एक बहुत बड़ा एक शर्त है कि सदस्य मेंबर वही है जो पैसा डालेगा। तो जैसे वहां पे अभी हमने एक बैग मूंगफली पे 200 रुपया कंपलसरी डिपॉजिट, और उधर जो है अगर मार्केट रेट 3500 है सोयाबीन का, तो 2000 रुपये ही देते हैं, बाकी पैसा उसको बाद में देते हैं। अच्छा, अगर डिपॉजिट आप पहले ले लेते हैं, वो उसको एडवांस में 2000 रुपये देते हैं, जबकि मार्केट रेट 3500। अमूल भी यही करता है। इसका क्या है कि उनका स्किन इन द गेम, मेंबर स्टे, उनका पैसा लगता है।
जो अगर मैं किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ, संगठन मतलब समाख्या, मेरे साथ 10,000, 20,000, 30,000 किसान हैं, तो सबसे पहले मेरे ऊपर एक मानसिक बोझ है कि लोगों ने मुझे चुना है और उनका इतना पैसा इसमें लगा हुआ है, तो मैं रात दिन में मेहनत करता हूँ, नहीं तो मेरे को जूते पड़ेंगे। पैसे खाने की बात छोड़, इसको धंधा करना मुझे सीखना पड़ता है। तो ये सब हम करते हैं, तो स्किन इन द गेम होना चाहिए। अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे अनंतपुर में हर बैग, उनके पास करोड़ों रुपया है, तो मैं उनको ऐसे समझाता हूँ, यार देखो तुम्हारे गांव में लोग ऑटो चलाते हैं, 2 लाख रुपए की ऑटो आती है, तुम बैंक से लोन उठाते हो? कहते हैं उठाते हैं। मैंने कहा बैंक से 2 लाख मिलते हैं? कहते हैं नहीं सर, हमको 20, 30, 40 हज़ार रुपया डालना पड़ता है। नहीं हो सर, हम कुछ डाल देते हैं, कुछ पड़ोसी से ले लेते हैं, कुछ मतलब मनी लेंडर, ये जो साहूकार से ले लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बैंक में जाके 40,000 रुपये देते हैं, फिर बाकी हमको पैसा मिलता है, तभी हमको ऑटो मिलता है। तो मैंने कहा ये भी धंधा है यार, ये तुम्हारा है, अगर ये तुम्हारा धंधा है तो तुम्हारी लागत होनी चाहिए। अब जो ये डिपॉजिट करते हैं वो हम नहीं लेते हैं, वो संगठन में रहता है, बट उसके नाम पे इट इज लाइक सो एंड सो, एक शेयर प्रकार उसका इतना उसका पैसा डिपॉजिट हो चुका है, और वो बैग के हिसाब से होता है। अगर मैं छोटा किसान हूँ, मेरे पास 20 बैग हैं, तो मैं 20 बैग के डिपॉजिट डालूंगा। एक वन टाइम डिपॉजिट है हर साल। अच्छा, 200 रुपया, अभी बैग का रेट 3,000 रुपया है, तो 200 रुपया उसको एक बैग पे देना पड़ता है, और उसको वो बोनस में वापस मिल जाता है। अच्छा, हाँ, बोनस में उसको 200 रुपये मिल जाते हैं, बट 200 रुपये इसके नाम पे रहता है, क्योंकि स्किन इन द गेम जो आप बोले। नॉट ओनली दैट, यू नीड रिजर्व्स एंड सरप्लस। धंधा करने के लिए अगर संगठन के पास कुछ पैसा ही नहीं है तो कैसे करेंगे? फिर गवर्नमेंट स्कीम के पास जाएंगे। ये गवर्नमेंट स्कीम में ये सब होता ही नहीं है। अमूल भी यही करता है, सेम बिल्कुल, अमूल तो यही करता है। और मुल्कानूर में जाके देखो, राइस का केवल 6,000 किसान है, ये वरंगल के पास है, तेलंगाना में। मैं कहता हूँ लोगों को जाके देखना चाहिए। 70-75 साल से वो मुल्कानूर राइस कोऑपरेटिव चल रहा है। मेरे क्लास में IIM में मैं उसके बारे में बात कर रहा था, तो एक लड़का था, कहता सर मेरे दादाजी ना वहाँ उसके सदस्य थे, और वो नाउ इज स्टडीइंग MBA इन IIM बैंगलोर। तो वो क्या हो रहा है कि वो उनके पास 17 करोड़ रुपया है 6,000 किसानों का, ये मेंबर डिपॉजिट, लोगों से पैसे जोड़ के। तो लोगों का पैसे, ये धंधा करने के लिए पैसा चाहिए। अभी तुम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होगा, या बैंक में पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे तुम? करेक्ट, कहीं तो चाहिए। तो दैट पीपल्स मनी हैज टू बी टेकन, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द मॉडल। वही तो, किसानों के लिए अगर आपको हिस्सा बनना है तो एक इनिशियल हर साल डिपॉजिट करना है, ताकि आप बिजनेस चला सकें। लोग क्या करते हैं कि 100 रुपया मेंबरशिप दे देते हैं, हम तो हमारा भी 100 रुपया है, या बहुत गलत तरीके हैं। देखो, अगर मैं छोटा किसान हूँ मेरी लागत कम होगी, अगर मैं बड़ा किसान हूँ तो मेरी लागत ज्यादा होगी। तो जितने आपका फसल है उसके हिसाब पे, और बोनस भी उसी पे मिलता है। समझ गया, बोनस भी उसी पे मिलता है कि जितने आपने माल डाला उतना आपको बोनस मिलेगा। समझ गया। मानो कोई सर किसान जो ये देख रहा है, अगर वो हिस्सा बनना चाहे तो उसके क्या, इसका प्रोसेस क्या होता है कि आप जैसे FPO या कोऑपरेटिव्स में ज्वाइन करना चाहे? व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? कुछ नहीं, गांव में जाके बोलता है यार मैं पिछले साल नहीं ज्वाइन किया, मुझे कहते हैं कि 100 रुपये भरो, नाम बस क्या माल लेके आना, तब पैसा मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। करेक्ट। एंड ये पूरे प्रोसेस में सर एज अ फार्मवेदा या एज अ CCD आप प्रॉफिट नहीं कमाते हैं? नहीं, एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इंडियन लॉ, हमारे भारतीय कानून के अनुसार, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं जैसे NGO है, उसको मुनाफा कमाने का अधिकार नहीं है। तो हम कमाना भी नहीं चाहते हैं, और बाय लॉ हम अलाउड भी नहीं है करने के लिए, तो हम नहीं करते हैं। अच्छा, तो मेरा एक बस प्रश्न है कि आपका, एक तो विटामिन M मनी बोला आपने, बट उसके अलावा ऐसा क्या है जो शायद आज 100 करोड़ से 1,000 करोड़ या 2,000 करने से रोक रहा है आपको, कि वाई कांट फार्मवेदा या CCD बी द नेक्स्ट अमूल? जैसे अमूल भी आज, दैट इज आवर ड्रीम। सो एक्चुअली विटामिन M इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अमूल तो प्रॉफिट कमाता है ना सर बहुत। बट शुरू में उनके पास एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था, जिनके पास 3,500 करोड़ थे। अभी जैसे अमूल का जो प्लांट है, उस जमाने में पता नहीं कितने 100 करोड़ लगाए थे। वो पैसा कहाँ से आया? यहाँ से दिया, और उसका लोन में उन्होंने वापस चुकाया। तो एंड मार्केटिंग, ये वो शुरू का जो इनिशियल, अभी किसी भी कंपनी में IPO करते हैं या इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है,
उसी पैसे से तो बिजनेस शुरू होता है, बाद में जाके प्रॉफिट आता है, पहले साल में तो लॉस में ही होता है, पहले 4-5 साल लॉस में होता है। तो ये भी ऐसा ही है। इंटरेस्टिंग। आपने कहा सर एक जो स्टेटमेंट आई वांट टू गो बैक टू कि आप जो कॉलेजेस में ये सब सिखा रहे हैं कोर्सेज, उसमें कुछ वैल्यू मतलब उतना नहीं होता है प्रैक्टिकली जितना सीखो। तो एज अ प्रोफेसर विद सो मच एक्सपीरियंस आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करते हैं उनका एजुकेशन? बिकॉज प्रैक्टिकली भी आप सीख रहे हैं बट साथ ही साथ एक प्रोफेसर और लोगों के मेंटर होने का सर मैं एक केवल एक प्रोफेसर हूँ, हजारों प्रोफेसर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे प्रैक्टिकल क्या है कि खुश रहो। ये सब करने के बाद आप दुखी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हो, फिर टैबलेट्स खा रहे हो यंग एज में, तो इसका मतलब अक्लमंद नहीं हो। सबसे प्रैक्टिकल है कि आप खुश रहो। अब खुश रहने के लिए एक तरीका ही है, हजारों तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर मैं खुश रहना चाहता हूं तो दूसरों को खुश करो तो आप खुश हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं ना, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। ये लोग समझते नहीं है। नो स्ट्रेस, ओनली मतलब आप स्ट्रेस नहीं हो। नो, देयर आर चैलेंजेस इन वर्क। कई चीजें होती हैं। अभी कोई हमारे एक एम्प्लॉय वो कह रही है कि मुझे जो इंक्रीमेंट दिया आई एम अनहैप्पी विद इट। ऐसे चैलेंजेस डे टू डे होते रहते हैं, बट देयर इज नो स्ट्रेस और मजा आता है। करेक्ट। तो मैं यही बोलता हूँ कि यार बी हैप्पी, यू आर सो टैलेंटेड। आप सब IIM तक पहुंच गए, यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो ब्रिलियंट। ठीक है, अपने लिए तो कुछ करना ही चाहिए, बिकॉज इफ यू एंट गोइंग टू लुक आफ्टर योरसेल्फ नोबडी एल्स एंट गोइंग टू लुक। अगर आप ना ख्याल नहीं रखोगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। बट आपके में इतनी काबिलियत है, आप थोड़ा बहुत समाज के लिए भी सोचें और उसी में खुशी है। IIM में भी आप ये बोलते हैं समाज के? आई एम टीचिंग अ कोर्स राइट नाउ ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मैं यही बोलता हूँ। IIM में उस कोर्स में ऊपर से अगर बताना चाहें क्या उसमें सिखाते हैं? उस कोर्स में क्या है कि सोशल एंटरप्राइज का मतलब यह है कि कोई भी जो संस्था समाज सेवा करती है वही सोशल एंटरप्राइज है। नॉट अमेरिकन डेफिनेशन, इंडियन वो फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट जो भी है। अगर आप एक एथिकल बिजनेस चला रहे हैं वो भी सोशल एंटरप्राइज है। बट क्योंकि रेस्ट ऑफ द बिजनेस MBA में वही पढ़ाते हैं, हम नॉट फॉर प्रॉफिट में ज़्यादा देते हैं। तो उसमें NGO क्या है, ट्रेड यूनियन क्या है, कोऑपरेटिव क्या है, एसोसिएशन क्या है, अलग अलग पीपल्स मूवमेंट क्या है, उसके बारे में बताते हैं, केस स्टडीज बोलते हैं, गेस्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं, लीडरशिप और ये मेंटल एटीट्यूड, ये सब हम सीख और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि क्या है, रहस्य क्या है कि सब लोग खुश रहना चाहते हैं। अल्टीमेट गोल वही है। शो मी अ पर्सन एंड आई विल शो यू समवन हु वांट्स टू बी हैप्पी। आई मीन अमेरिकन्स विल से सब लोग खुश रहना चाहते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। करेक्ट। अमेरिका का सर, लेकिन एक और आपका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था कि वहाँ पे $multi-billion कोऑपरेटिव्स हैं, जबकि पूरे भारत में आज हम एक ही अमूल का देख रहे हैं जो लगभग कितना, आई डोंट नो, 10 बिलियन हो गया अमूल अब। 10 नहीं होगा, बिलियन में जाएंगे तो 6-7 बिलियन डॉलर है। तो अमेरिका में ऐसा क्या हो पा रहा है कि वहाँ पे 20-30 बिलियन डॉलर्स के कोऑपरेटिव्स चल रहे बिना सरकार सब्सिडी, बिना सरकार सपोर्ट के? नहीं, अमूल का भी कोई सब्सिडी नहीं है। हाँ, मतलब बट वो एक ही केस है इंडिया में। बाहर इतने सारे कैसे हैं? कि हमारे देश में एक मानसिकता है कि बेचारे गरीब किसानों की सेवा करनी चाहिए। अब उस ढांचे में हम करेंगे तो यही गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, लोन और जो गवर्नमेंट की जो नौकरशाही और पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनके ऊपर भयंकर रूप से हावी होकेंगे। देखो हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, कल मुझे वोट देना, MSP दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 रुपए में चावल दे देंगे, पता नहीं हजारों स्कीम करेंगे। वहाँ पे क्या कहते हैं, और मैं भी ये कहता हूँ कि किसान हमारा भाई है, हम उसके साथ मिलके काम करेंगे, उसके साथ आंखों में आंखें मिलके काम करेंगे और उसकी कदर करेंगे और उसका हौसला बढ़ाएंगे और कहेंगे कि यार थोड़ा सा हम मदद करेंगे, मगर तू खुद कमा के तेरे को जो मजा आएगा फिर आके मेरे घर में आके चाय पीना। हाँ, तो वो हमारे पास साइकोलॉजी नहीं है। ये जो गरीबों की सेवा है ना, ये धंधा, ये सब बंद कर देना चाहिए। मतलब सहानुभूति होनी चाहिए, और कोई कष्ट में है, कोई गरीब है तो उसके ऊपर सहानुभूति, बट तुम कब तक गरीब 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 बोलते रहोगे? इसीलिए हम संपन्न समृद्धि की बात करते हैं। सब लोग चाहते हैं, गरीब आदमी भी चाहता है कि मैं संपन्न हूँ। करेक्ट। हाँ, तो उस दृष्टि से करना है।
मेरे पास आखिरी 2 प्रश्न है सर, जो मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उस उम्र के आसपास का हूँ, 24 एंड ऑडियंस में भी ज़्यादातर लोग वही है। अगर एक 24 साल का लड़का या लड़की एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या कोऑपरेटिव मॉडल से कल एक जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, उसको आप क्या कहेंगे पहला स्टेप्स? मैंने जो सीखा है, ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे जाओ, ट्रस्ट बिल्ड करो। बट आज के यंगस्टर्स में एक ये भी होता है सर, हमारे माइंडसेट को आपके एक्सपीरियंस में इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। वो जो हम नॉन प्रॉफिट एनजीओ कहते हैं, थोड़ा सा लगता है कि खुद कैसे सर्वाइव करेंगे, वो माइंडसेट रहता है। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे इसमें आगे बढ़ें वाइल फीडिंग देमसेल्व्स एंड अदर्स? तो अभिनव, सबसे पहले मैं आपको ही दाद दूंगा कि आप भी इस उम्र में ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ऑलरेडी राइट ट्रैक में हैं और उम्मीद है कि आपका शो देख के हजारों लोग भी। तो अब एडवाइस क्या देंगे हम? कोई एडवाइस किसी की सुनता नहीं है। अपने अनुभव के बारे में मैं कह सकता हूँ और उदाहरण दे सकता हूँ। देखो, हर एक चीज में ना एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा चाहिए होती है। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बड़ी बातों से नहीं, प्रेरणा किसी व्यक्ति को देखने से मिलती है। तो मैं अपना खुद का उदाहरण, जब मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट था, तो मैं मतलब पागल कुत्ते की तरह, यार शांता सिन्हा उसको जाके मिलना है, अरुणा रॉय उसको जाके मिलना है, अभय, निखिल डे, विजय महाजन को जाके मिलना है, वर्गीस कुरियन। तो मैं जाके उनको मिलता था, उनके साथ उठता बैठता था। कभी कभी वो ईमेल और फोन का जवाब नहीं देते थे, मैं जाके वहां बैठ जाता था। मैंने कहा, तो प्रेरणा वहीं से मिलती है जब हम किसी जीते जागृत लोगों से मिलते हैं। किताबों से नहीं मिलती हैं, ये टीवी शो से भी नहीं मिलती है। तो सबसे पहले क्या है, मैं शुरू से मेरा ये लाइफ है कि जो भी अच्छे लोग हैं, जो ग्रेट लोग हैं, जो मुझे प्रेरणा दे सकते हैं, पहले उनको जाके मिलो। अगर हमसे बड़े हैं तो मैं उनको जाके प्रणाम भी करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग जैसे कुरियन है, वो थोड़े वेस्टर्न टाइप के हैं, तो दे डोंट वांट पीपल टू टच देयर फीट, सो आई डोंट टच देयर फीट। जैसे भी है, तो वहां से प्रेरणा मिलती है। फिर हमको लगता है कि यार ये लोग भी तो कर। हमारे, जब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था, हमारे एक प्रोफेसर हैं, अभी भी हैं, रिटायर हो गए हैं, किरण सेठ। वो भी अमेरिका से पीएचडी किए थे एंड ही इज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। उन्होंने स्पिक मक्के करके एक संस्था चालू की है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ, स्पिक मक्के। अच्छा, 40 साल से चल रहा है और हजारों कॉलेज देश भर में जो अपना शास्त्रीय संगीत है, बोथ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक, और डांस ड्रामा वगैरह, जो हमारी संस्कृति है जो हाई लेवल की है, वो बड़े बड़े पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, बाला मुरली कृष्णा, व्हाट इज देयर नेम, एम एस सुब्बलक्ष्मी, सब बड़े बड़े लोगों को बुला के कॉलेजों में बिठा के वो कहते हैं कि यूथ को, भाई तुम इसको सीखो। तो मैं उनसे जाके मिला, अभी भी उनके साथ संपर्क है। तो मैंने कहा, यार आदमी इतना सिंपल है, साइकिल चलाता है, हाँ अभी भी साइकिल में घूमता है, इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों से मिलने से हमको प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। किताबों से नहीं मिलती है, डिग्री से नहीं मिलती है, और घर में बैठ के सोचते रहो तो नहीं मिलती है। पहले जाके अच्छे लोगों से मिलो, और हमारे देश में अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनसे जाके मिलो। सबसे पहले बात ये करूंगा। फिर अपना एक स्वभाव होता है सबका, किसी को इस चीज में रुचि है, किसी को उस चीज में रुचि है। नहीं तो कोई बोले यार ये सब ग्रेट लोग हैं, मुझे ये काम नहीं करना है, मेरे को तो धंधा करके पैसा कमाना है, या मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में सीईओ करना है, करो, बट सोच समझ के करो। दोनों मुमकिन नहीं है साथ में सर? नहीं, दोनों मुमकिन है। जैसे भी आपको, मतलब वही कह रहा है ना कि जैसे आपको ठीक लगे आप करो। तो क्या मालूम, आप जब एक जैसे है ना, अमेरिका में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गैप ईयर। अब इंडिया में भी कुछ बच्चे लोग करेक्ट वो कहते हैं कि मैंने 12वीं पास की है, 1 साल ब्रेक, 1 साल की मैं, अब 1 साल की छुट्टी में क्या स्विट्जरलैंड घूमने नहीं जाना है? ऐसे लोगों से मिलो, ऐसी संस्थाओं को देखो, ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ ऐसे लोगों को भी मिलो। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे लोगों को गांव में मिला हूं जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं 1 महीने पहले, और कह रहे ना कि लोगों को क्या बोलना है कि अच्छे लोग, मैं जेपी नगर में रहता हूं, तो उधर गया, पेनुकोंडा के पास हमारा फैक्ट्री है ये किसान संगठन का। तो किसी वजह से 9 बजे पहुंच गया,
तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक किसान आया हुआ था। तो मैंने कहा यार तू सुबह सुबह 9 कहाँ पे रहता है? कहता है कि वो मेरा गांव उधर है। तो मैंने कहा कैसे आया? कहता है सर कोई लोकल ट्रेन है। तो मैंने कहा ट्रेन तो यहाँ है ही नहीं। कहता है वहाँ पेनुकोंडा में उतर के शेयर्ड ऑटो में इधर आया हूँ। तो मैंने कहा 9 बजे तक? कहता है सर आज तो मैं 15 मिनट लेट हूँ। तो मैंने कहा तू करता क्या है? कहता है कि सर ये किसानों का माल है, संगठन है और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ। मुझे मालूम था ये सब। मैं यहाँ पे मैंने जिम्मेदारी ले ली है कि यहाँ का मैं सुपरवाइजर मैनेजर हूँ, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स हैं, मिल चल रहा है, कई चीज़ें होती हैं, तो कोई मैनेजर होना चाहिए। तो वो रोज आता है। अब मैंने उसको पूछा, उसको बाद में पता किया उसको ऐसे ही कुछ 500 रुपये देते हैं गौरव वेतन। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, हम तेलुगु में गौरव वेतन हम बोलते हैं, मतलब ऐसे ऑनरेरियम। और वो ये काम कर रहा है चुपचाप। क्यों कर रहा है? वो भी तो इंसान है, उसको नहीं मालूम कि कोई वहां पे एक दुकान खोल लूं या हेयर कटिंग तो उसमें ज्यादा पैसा मिले, ये क्यों कर रहा है वो? तो ऐसे लोग भी मिलते हैं। जब हमने शुरू में काम किया, एक था रमना रेड्डी, अभी भी है, वो मेरा दोस्त है, एग्जैक्टली माई एज। अच्छा। वो कॉलेज नहीं जा पाया किसी वजह से, वो थोड़ा सा सरफिरा था, बट इज अ ब्रिलियंट मैन। जब हमने फैक्ट्री चालू की, उसका गांव 60 किलोमीटर दूर था। वो घर छोड़ के इधर आ गया और पेड़ के नीचे सोता था और हैंड पंप से नहाता था। और 2 महीने खड़े होके, 2 या 4 महीने खड़े होके वो फैक्ट्री खड़ा करवाया उसने। तो मैंने कहा कि यार ये तू क्यों कर रहा है? वो तेलुगु में सर मीक माट इच्छना, मतलब मैंने आपको वादा किया था, मेरे को ऐसा कुछ नहीं किया था। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ये उसको मजा आ रहा था कि ये जो फैक्ट्री है सबसे पहला बन रहा है, किसान संगठन का है, किसी को तो सामने आना पड़ेगा। और वो प्रेसिडेंट भी बना हो उस संगठन का। तो ऐसे लोगों को जो चुपचाप सेवा कर रहे हैं, उनसे भी प्रेरणा मिलती है। हम सोचते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेटेड, हाईली कॉलेज एजुकेटेड पीपल, देयर आर वंडरफुल पीपल एवरीवेयर, तो उनको जाके मिलो। अभी सर सरकार जो बहुत सालों से हम लोग गाना गा रहे हैं, और आई वुड से इट बेटर कि प्रीच कर रहे हैं डबलिंग फार्मर्स इनकम, आपके अनुसार अगर कल सुबह एक चीज़ बदलना होता टू द एक्चुअली डबल फार्मर्स इनकम, व्हाट शुड दैट बी? व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक? कोऑपरेटिव्स, किसान संगठन, धंधा करके डबल करो। केवल खेती से नहीं होगा, खेती के साथ साथ धंधा भी करना पड़ेगा, तो किसान संगठन बनाने पड़ेंगे। एंड ये किसान अगर मानो खुद भी ये धंधा सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपका बार बार एक ही पॉइंट था कि धंधा करना सीखो, धंधा करना सीखो, और ये संगठन के पार्ट नहीं, वो कैसे सीख सकते हैं? अगेन टेकिंग योर तो एक्सपोजर। पहले जो सिखाने वाले हैं उनको भी तो सीखना है। तो कई अभी जो एफपीओ को प्रमोट कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि धंधा गधा है कि घोड़ा है, उनको कुछ नहीं मालूम, वो जाके दूसरों को सिखा रहे हैं। तो पहले खुद सीखो और उनसे सीखो जो धंधा करके पैसा कमा रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम से नहीं। गांव गांव में, जिला जिला में, हमारे देश में फूड बिजनेस में लोग पैसा कमा रहे हैं, तो उनसे सीखो धंधा और फिर लोगों को सिखाओ और आगे बढ़ो। आई थिंक मतलब बहुत ज़्यादातर लोग का हमेशा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि केवल प्रॉफिट कमाना। इफ़ देयर इज वन लर्निंग मेरा सबसे बड़ा फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इज कि see how you can help others along with yourself. I think that's the legacy you will be leaving behind. So thank you for sort of the work you've done across these years. And I was honestly a little nervous क्योंकि आपका accolades पढ़ के ही लोग बोलेंगे यार वाओ ये तो काफ़ी मतलब ऊपर, but the more I spoke to you, I saw so closely related to the ground level. If there's one final message for the audience, for the youngsters, for me, for Indian farmers, what would that be, sir? Believe in yourself. You know, Swami Vivekananda said, the old religion said, have faith in God. The new religion says, have faith in yourself. पहले खुद को ही इतना बुलंद करो कि खुदा तुमसे पूछे बंदा तेरी रजा क्या है, तो खुद बनो और बनाओ। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो, आप हनुमान की तरह छलांग लगा के उस तरफ पहुंच सकते हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। I'll leave it to that. I think बहुत ही powerful note है to end the podcast. Thank you so much, sir, for your time, and I hope
इस कॉन्वर्जेशन से बहुत सारे लोग इंस्पायर करें। आपके जो भी डिटेल्स हैं जहाँ जैसे ज्वाइन करेंगे, इफ़ यू कैन शेयर दैट, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा। जो भी किसान अगर जुड़ना चाहते हैं दे कैन डायरेक्टली रीच आउट कोई लिंक के थ्रू। जरूर जरूर। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। नमस्ते नमस्ते।